हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेंस ऑफ इटर्निटी। जो मैंने फर्स्ट सीज़न डाला था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अनसॉल्व थी एंड मुझे कमेंट्स भी आए कि कहानी तो समझ ही नहीं आ रही, सिर पैर कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बनाया है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला था कि मैंने पूरी कहानी जो मैंने जितनी सोची थी उन सबको समेट नहीं पाई, लेकिन फिर मैंने इसे वन शॉट बोल के डाल दिया था। इस वजह से शायद लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन रह गया है। तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें अनसॉल्व थी, जितनी भी चीज़ों को मैं समेट नहीं पाई, उन सारी चीज़ों को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ एंड इस वेंस ऑफ इटर्निटी को कंप्लीट करने वाली हूँ। तो चलिए हम अपने इस फैन फिक्शन को कंप्लीट करते हैं। सीन की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे लान वांगजी ने विंग से अपनी फीलिंग का कन्फेस किया था। विंग अभी भी वांगजी को वैसे ही पकड़ के रखा था। वांगजी की भी आंखें आंसुओं से भीगे हुए थे और विंग तो रो रहा था। वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, तभी विंग के दिमाग में कुछ हिट करता है, कुछ चीज़ें उसे फिर से याद आती है क्योंकि उसकी कंप्लेंट अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। हाँ, वो बहुत गुस्सा है लान वांगजी से। वांगजी ने बहुत बुरी तरीके से उसका दिल को दिखाया है। वो इतना ईजिली लान वांगजी को माफ़ कैसे कर सकता है। विंग अपने आप को वांग जी से थोड़ा-सा छुड़ाता है, वांग जी की आँखों में देखता है। वांग जी को समझ आ रहा था कि विंग शायद अभी भी शांत नहीं हुआ है। विंग को शांत करने में वांग जी को और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो विंग की तरफ देखने लगता है, तभी विंग अपने हाथ को बढ़ाता है और फिर से वांग जी को कुछ बोलने लगता है। वैनचिंग, कौन लगती है वो तुम्हारी? वांग जी कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो विंग की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि वो पूछना चाहता हो, क्या? तभी विंग फिर से अपनी गुस्से वाली आंखों से वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, वैनचिंग, क्या लगती है तुम्हारी? सारे लोग क्यों बोलते हैं कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है एंड उन लोगों को लगा था कि तुम्हारे और उसकी शादी होने वाली है। जो सुनने के बाद वांगजी एक छोटा सा स्माइल करता है। उसे समझ आ चुका था उसका ये बेबी ओमेगा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है और वो अभी वांगजी पे कंप्लेन कर रहा है कि कैसे वो उसके अल्फा को किसी और के साथ जोड़ा जा सकता है। वांगजी एक छोटा सा स्माइल करता है, विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग, वो वेंचिंग, वो मेरा, ऐसा कहते हुए वो ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे कि उसे हेजिटेट फील हो रहा है कि विंग को कुछ पता नहीं। विंग की आंखें बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। वो वांगजी की तरफ देखने लगे जैसे कि वो अपने दिमाग में ही सोचने लगता है, क्या ये सारे रूमर सही है? क्या सच में वांगजी वेंचिंग के लिए कुछ फील करता है और मेरी वजह से वेंचिंग और वांगजी का शादी नहीं हो पाया? विंग यही सब अपने दिमाग में सोच रहा था और अपनी आंखों को बड़े बड़े करके खोल के वांगजी की तरफ देखे जा रहा था। विंग अभी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था वांग जी को और सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस। हाँ, शायद विंग को ऐसे देख के वांग जी का नियत बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। विंग को देखकर वो विंग की तरफ देख रहा था और शायद अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था। विंग अभी भी वांग जी की तरफ अपनी सी खुली आंखों के साथ देखते हुए फिर से कहता है, क्या क्या वो कौन है तुम्हारा? क्या है, क्या लगता है, बताओ जल्दी मुझे बताओ लान वांग जी। ऐसा कहते हुए अब विंग ने वांग जी के कपड़े को पकड़ लिया था जैसे कि वांग जी को भी बताना होगा। वांग जी इससे पहले और कुछ बोल पाता, उन्हें दूर से किसी अनोइंग इंसान का चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। अनोइंग इंसान, यस, क्योंकि वांग जी के लिए वो इंसान अनोइंग हो या ना हो, विंग के लिए तो इस टाइम पे है, बहुत ज़्यादा है। अभी वो वांग जी के साथ एक सीरियस मैटर पे बात कर रहा है और कोई उन्हें इंटरप्ट कैसे कर सकता है। विंग बहुत ही गुस्से में और एक अगले एक्सप्रेशन के साथ वांग जी के पीछे देखता है जहाँ पे दो इंसान ऑलमोस्ट भागते हुए, क्योंकि लैंडलाइन में भागना मना था, तो एक इंसान तो जल्दी जल्दी चल के आ रहा था, दूसरे इंसान ऑलमोस्ट भाग ही पड़ा था, भागते हुए वांग जी की तरफ आ रहे थे। जिन्हें देखते ही विंग और वांग जी, जो अभी बहुत ही इनअप्रोप्रिएट कंडीशन में बैठे हुए थे, वो तुरंत ही खड़े हो जाते हैं क्योंकि हाँ, उन दोनों का कंडीशन उतना भी कुछ ठीक नहीं था। वो दोनों ऐसे एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए थे जैसे कि अभी उन दोनों के बीच कुछ 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 तो हो गया था, जिस वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। इस वजह से वो दोनों तुरंत ही अपने आप से थोड़ा सा दूर होता है और खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे चिंकी हाँफते हुए कहता है, हांगमनजुन, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। वो वेंचिंग, ऐसा कहते हुए वो हाँफने लगता है। वो अपनी बातों को कंप्लीट भी नहीं कर पाता और शिजी भी वही आके खड़ा हो चुका था। तभी विंग का मुंह बन जाता है, फिर से वेंचिंग, फिर से उसे क्या हो गया? ये वेंचिंग इन दोनों की लाइफ से ज़्यादा क्यों नहीं है? ऊपर से सीरियस बात चल रहा है, उसमें भी इस वेंचिंग को आना है। विंग बहुत ही अनोइंग हो चुका था। वो अनोइंग शिजी को देख रहा था और जिंगी को देख रहा था। जिंगी का नज़र विंग का बिल्कुल नहीं था। वो तो बहुत ज़्यादा टेंस दिख रहा था और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वेंचिंग, वो लोग बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। वहाँ से खबर आई है कि जल्दी से जल्दी लान क्लैन से कुछ डिसाइपल और आपको जाना होगा क्योंकि वहाँ का कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुका है। जो सुनते ही वांग जी
एकदम सीरियस हो जाता है। जो अभी विंग के साथ बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही रोमांटिक था, उसका एक्सप्रेशन फिर से कोल्ड हो जाता है और सीरियसली जिंगी की बातें सुनने लगता है। तभी वांग जी अपने सिर को नोट करता है और वहाँ से सीधे जाने लगता है। तभी विंग वांग जी के कपड़ों को पकड़ लेता है, जैसे कि वो बोलना चाहता हो, क्या तुम सच में जाने वाले हो? वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे भी अपने साथ ले जाने लगता है। वांग जी ने अभी तक कुछ नहीं बोला था। वो चारों इंसान सेमिनार हॉल में पहुंच चुके थे, जहाँ पे बहुत सारे एल्डर्स बैठे हुए थे और बहुत सारे डिसाइपल थे। लान शिचैन और लान कुरन वहीं पे बैठे हुए थे। तभी लान कुरन वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, लान वांग जी, तुम्हें जाना होगा। वेंचिंग और वहाँ पे मौजूद जितने भी डिसाइपल थे बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। वहाँ पे उन लोगों ने ऐसे क्रिएचर को देखा है जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। एंड वो दानव बहुत ही शक्तिशाली है। इसी वजह से सारे हथियार के साथ तुम डिसाइपल के लेकर वहाँ चले जाओ। जो सुनते ही वांग जी तुरंत अपने सिर को नोट कर देता है। तभी लाल शिजान वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना वांग जी, मुझे लानलिंग शहर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाता। जो सुनने के बाद वांग जी अपने सिर को नोट कर देता है और सबको बो करते हुए वहाँ से जाने ही वाला था। तभी विंग वहाँ पे खड़े होके अपने सिर को झुका लेता है और सबके तरफ देखते हुए अपने हाथों के इशारों में कुछ बोलने लगता है। वांग जी बस वहाँ पे एक इंसान था जो विंग की साइन लैंग्वेज को समझ सकता था। वहाँ पे बाकी मौजूद लोग उनमें से कोई नहीं समझ सकता। इसी वजह से विंग को कुछ बोलता हुआ देखकर विंग जी रुक जाता है एंड विंग की बातें सुनकर वो शॉक हो जाता है। वो विंग की तरफ देखते कहता है, विंग, नहीं, तुम नहीं जा सकते। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर से बोलने लगता है, क्यों नहीं जा सकता, मैं भी जाना चाहता हूँ और मुझे तालिस्मान बनाना और उनका यूज़ करना आता है। अगर वहाँ पे कोई भी दानव काली शक्ति से बना हुआ हो तो मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मुझे ले जाना तुम्हारे लिए ही फ़ायदेमंद होगा। वांग जी बहुत ही ध्यान से विंग की हर एक बातें सुन रहा था और विंग समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसको ले जाना कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। विंग उसकी मदद कर सकता है उन दानवों को खड़ाने में। जो सुनने के बाद वांग जी सीरियस हो जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। उसके बाद वो अपने एल्डर्स और अपनी अंकल की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल, क्या मैं विंग को ले जा सकता हूँ? जो सुनते ही अंकल जिरन थोड़ा सा टेंस दिखने लगता है, क्योंकि विंग एक ओमेगा है, ऊपर से वो लान क्लैन का ओमेगा है। ओमेगास को लान क्लैन में ऐसे बाहर फाइटिंग के लिए जाना, ये चीज़ बहुत ही रेयर थी। कुछ गिने चुने ओमेगास ही होते थे जो ऐसे फाइटिंग के लिए जा पाते थे, नहीं तो लान क्लैन ओमेगास को मोस्ट ऑफ द टाइम अपने क्लैन में ही रखते थे और क्लैन के काम करवाते थे। लान शिचैन और चिरन दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ देखता है। चिरन वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि विंग वहाँ पे जाके कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करेगा? जो सुनते ही विंग का मुंह बन जाता है। हाँ, वो हमेशा परेशान थोड़ी करता है, वो कभी काम पे भी आ सकता है। जो सुनने के बाद शिचैन अपने अंकल की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल, विंग जैंग क्लैन से है, वहाँ पर ओमेगा और अल्फा दोनों को ही इक्वली ट्रेनिंग दिया जाता है और जैंग क्लैन हंटिंग के मामले में कितना आगे है वो तो आपको पता ही है ना। जो सुनने के बाद अंकल जिरन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। वो कुछ सोचते हैं और वांग जी की तरफ देखकर नोट कर देता है। अंकल जिरन से अप्रूवल मिलते ही वांग जी अपने सिर को फिर से बो करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, तुम भी जा सकते हो। तो सुनते ही विंग, उसकी आंखें स्टार्स की तरह शाइन करने लगी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। चलो, उसे वांग जी को वेंची के साथ अकेला नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये फाइटिंग और तालिस्मान ये सब तो बहाना है, असल में विंग को तो वांग जी के साथ रहना है। लान चरण को विंग पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था, लेकिन शायद वांग जी है उसके साथ, इसी वजह से वो छोड़ रहे थे। वैसे भी लान कुरन के सामने विंग का इमेज बिल्कुल खराब हो चुका है। उन्हें तो विंग अभी बिल्कुल पसंद भी नहीं आ रहा था। वो तो सोच रहे थे कि वांग जी समीका को छोड़ दे, लेकिन अभी मुसीबत बहुत ज़्यादा है, अभी लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ रहे हैं। इस वजह से वो इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते और या फिर वांग जी के ऊपर अभी भी कोई भी बातों का प्रेशर नहीं डाल सकते। वैसे भी वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसी वजह से अभी वो इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। थोड़ी ही देर में वो सब लोग गेट में खड़े हुए थे। लान शिचैन भी वहाँ थे वांग जी को और सबको बाय बोलने के लिए। लान वांग जी, विंग, लान जिंगे, लान शिजुई, वैनिंग और उनके क्लैन का कुछ सीनियर डिसिपल सब जा रहे थे। वांग जी अपने ब्रदर को बाय बोलता है और लान शिचैन विंग को अपना ख्याल रखने के लिए बोल के, सबको अपना ख्याल रखने के लिए बोल के वहाँ से बाय बोल देते हैं। सारे लोग अपने आप के सिर को बो करके वहाँ से निकल पड़ते हैं एक नए सफ़र के लिए, एक ऐसी जर्नी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्या होने वाला है, क्या इसका रिजल्ट होने वाला है, कैसी कैसी चीज़ों से लोगों का सामना पड़ने वाला है। लेकिन विंग काफ़ी खुश दिख रहा था। हाँ, जियांग क्लैन में भी उसे इतना मौका नहीं मिलता था हंटिंग करने का। वो तो कभी कभार छुपते छुपाते जियांग शाह के साथ चला जाता था, लेकिन मैडम ही को जब पता चलती थी तो उसे कड़ी पनिशमेंट मिलती थी, जिस वजह से वो ज़्यादा हिम्मत नहीं दिखा पाता था। लेकिन अभी उसको मौका मिला है तो वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। चैंगलिन सिटी के एक इन में वेंचिंग एंड बाकी सारे डिसिपल रुके थे।
वैनचिंग ने वांग जी को उन लोगों का लोकेशन बता दिया था। इसी वजह से वांग जी सारे लोगों के साथ वो उसी इन में पहुंच जाते हैं। एंड वहाँ पे पहुँचते ही उन लोगों को दिखता है कि 3-4 डिसेबल इतनी बुरी तरीके से घायल थे कि उनकी पूरे बॉडी से खून चूस लिया गया था। जो देखते ही वांग जी बिल्कुल शॉक हो जाता है। इवन वांग जी नहीं, वहाँ पे मौजूद बाकी सब शॉक हुए थे। वेंचिंग वहीं रुक के सबका ट्रीटमेंट कर रही थी। उसके साथ मौजूद और भी हीलर्स थे जो बाकी लोगों को देख रहे थे। फिर वेंचिंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, ये दानव, मुझे लगता है ये जियांगशी है। जो सुनते ही वांग जी बिल्कुल शॉक हो जाता है। जियांगशी? अभी के टाइम पे? हाँ, हमने खुद देखा है, वो जियांगशी है। वही पेल ग्रीन स्किन, वही स्टिफ बॉडी, और उसके आसपास बहुत सारी रिसेंटफुल एनर्जी घूम रहा था, जिस वजह से हम उनके आसपास भी नहीं भटक पा रहे थे। जो सुनने के बाद वांग जी बिल्कुल टेंस हो चुका था। एंड पहली बात, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था। जियांगशी? हाँ, ये दानव पहले के टाइम पे बहुत पाया जाता था। जो जो शक्तिशाली कल्टिवेटर्स होते थे उनके खून चूस लेते थे, और साथ ही साथ उनके कोर में जितने भी पावर बचते थे उन सबको अपने अंदर समा लेते थे। उनकी रेसेंटफुल एनर्जी की वजह से या तो अपनी सारी शक्ति खो बैठते थे या फिर मुर्दा बन जाते थे। लेकिन यंगशे, इस क्रिएचर का ख़त्म तो बहुत सालों पहले ही मिट चुका था ना। लोग बोलते थे कि इस ऐसे क्रिएचर बस रात को ही निकल पाते थे, जिस वजह से जब सारे लोगों ने मिलके इस जियांगशी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे और उनको भगाने के लिए सारी तंत्र मंत्र और स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करने लगे, तब धीरे धीरे उनकी प्रजाति घटती गई एंड वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके थे। लेकिन अभी अचानक से ये जियांगशी कहाँ से आया? जो सुनने के बाद वेंचिंग टेंस होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है। कोई रिसेंटफुल एनर्जी, मैंने उसके आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसेंटफुल एनर्जी महसूस किया। मुझे लगता है ये सब कुछ उस आईने की वजह से हो रही है। जो सुनने के बाद वांग जी सीरियसली अपने सिर को नोट कर देता है। विंग वहीं पे खड़ा हुआ था और उसके सामने जो बॉडी पड़ी हुई थी उसको देखे जा रहा था। वो बॉडी भी धीरे धीरे उसका स्किन में ग्रीन कलर का होता जा रहा था, बहुत पेल हो चुका था और देख के ही लग रहा था कि बॉडी से पूरी तरीके से खून चूस लिया गया हो, बॉडी में कोई भी एनर्जी नहीं बचा है। विंग्स को समझ नहीं आ रहा है कि ये बॉडी जिंदा है या फिर मर चुका है। तभी विंग धीरे धीरे उस बॉडी के पास जाने ही लगा था कि वेंची विंग के सामने आके उसे रोकते हुए कहती है, उस बॉडी के पास मत जाना, उसके आसपास बहुत सारी रिसेंटफुल एनर्जी है जो तुम्हें हार्म कर सकता है। जो सुनते ही विंग उस बॉडी की तरफ देखता है और अपनी साइन लैंग्वेज में कुछ बोलने लगता है। तब वे वांग जी विंग के पास से बोलता है, ये लोग जिंदा है अभी भी? तो विंग वांग जी की तरफ देखता है और अपने हाँ में सिर हिला देता है। जो सुनने के बाद सब लोग हैरान होते हैं, विंग को कैसे पता कि ये जिंदा है या मर चुके। फिर वेंचिंग विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं, ये लोग जिंदा नहीं हैं, ये मर चुके हैं। ये इन रिसेंटफुल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तभी विंग अपने अंदर से एक तालिस्मान को निकालता है, अपने ब्लड से एक स्पेल ड्रॉ करता है और उस बॉडी की तरफ जैसे ही फेंकता है तभी उस बॉडी में से एक बॉडी तुरंत ही उठ के बैठ जाता है। वो बॉडी बिल्कुल स्टिफली बैठा हुआ था, जैसे कि वो भी एक जियांगशी है। उसकी पूरा स्किन ग्रीन कलर का हो चुका था, पेल हो चुका था, और उसकी आंखों की जो लेंस थी वो दिख नहीं रही थी। बहुत ही डरावना दिख रहा था वो बॉडी। सब बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, सब 2 कदम पीछे हट जाते हैं और उनकी तरफ देखने लगता है। तभी विंग उस बॉडी के आसपास घूमता है और उसके सिर पर एक स्पेल बना देता है, जिससे वो बॉडी तुरंत ही जितनी भी रिसेंटफुल एनर्जी उस बॉडी के अंदर थी वो सब कुछ से बाहर आ जाता है, वो तुरंत गिर जाता है। हाँ, इस बॉडी से इसके सोल को निकाल लिया गया है। ये लोग जिंदा थे, लेकिन ये रिसेंटफुल एनर्जी इन लोगों के सोल को लेने के लिए इनके आसपास बन रहे थे। वो सारे रिसेंटफुल एनर्जी जो आसपास लोगों को महसूस हो रहे थे, सब धीरे धीरे वहाँ से काले धुएं के साथ गायब होने लगे थे। विंग उनकी तरफ देखने लगा। उसके बाद वो घबरा जाता है और वांग जी की तरफ देखकर कुछ इशारा करने लगता है। वो कुछ बोलने लगता है, जो देख के वांग जी बिल्कुल शॉक हो जाता है। वेंचिंग भी हैरानी से उन बॉडीज़ की तरफ देख रहा था, उन डिसाइपल की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी विंग की उन इशारों को शब्द देते हुए कहता है, ये लोग जिंदा थे, ये रिसेंटफुल एनर्जी इन लोगों की सोल को ले जाने के लिए यहाँ मंडरा रहे थे, एंड अभी इसे इन्हें जब सोल मिल चुका है तो ये लोग उन सोल को लेके जा चुका है। तो विंग अपने सिर को नोट कर देता है। वेंचिंग ने सही बोला है, जियांगशे वो अपने आप यहाँ नहीं आया है, उसे किसी ने यहाँ भेजा है ताकि उसको मदद मिले कि वो उन सोल को अपनी तरफ ला सके और उन्हें खा सके। जियांगशे तो बस यहाँ पे मौजूद डिसेबल को पकड़ रहा था और उसकी एनर्जी को चूस के खा जा रहा था। असल में सोल तो किसी और को मिलने वाला था एंड वही काम शेक कर रहा था। वेंचिंग अपने हाथों में एक ताबीज़ को पकड़ा हुआ था। उसके हाथों में वो ताबीज़ कस चुका था और वो
एक टक विंग की तरफ देखे जा रही थी, जैसे कि वो कहना चाहता है विंग को इतना सब कुछ के बारे में कैसे पता। वो बहुत ही अजीब निगाहों से विंग को घूरे जा रही थी। रात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी इसी गहरी रात के टाइम में जियांगशी बाहर निकलती है और अपने नेक्स्ट टारगेट को पकड़ने की इरादे से आसपास भटकती रहती है। उसे ज़्यादातर पुराने मंदिर के आसपास पाया जाता है। इसी वजह से लान क्लैन के सारे लोग अभी एक मंदिर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे आखिरी बार के लिए इन्हें दिखा गया था। वांग जी सामने था, पेंग वांग जी के पीछे, जहाँ पे वांग जी ने लाइक विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ अपने हाथ को कैप्चर करके रखा था। वेंचिंग वांग जी के पास ही खड़ी थी और बाकी जितने भी डिसेबल लाशुजुई, जिंगी, वेंडिंग, वेंचिंग, सब लोग वहीं पे आसपास थे। वो सब लोग सीधा मंदिर की तरफ भागे जा रहे थे। तभी विंग को कुछ रियलाइज होता है और तुरंत ही वांग जी के हाथ को कस के पकड़ लेता है। जहाँ पे विंग की नज़र को देखते हुए जब वो लोग उस तरफ देखते हैं तो उन्हें एक शैडो दिखता है। चांद की रोशनी में एक शैडो पड़ रहा था जो पिलर के पीछे जैसे कुछ छुपा हुआ हो। वेंचिंग उस शैडो को देखते ही पहचान जाते हैं और वो वांग जी की तरफ इशारा करते हुए अपनी धीमी वॉइस में कहता है, जियांगशी, यही है वो। वांग जी अपने सिर को नोट करता है और सारे डिसेबल की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग पोजीशन ले लो। उन लोगों ने ऑलरेडी प्लान करके रखा था कि वो लोग इस क्रिएचर को कैसे पकड़ेंगे। सब लोग जब अपने आप को हाइड करते हुए अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाता है, तभी वांग जी के इशारा मिलते ही वेंचिंग अपनी जेब से एक छोटा सा फ्लूट निकालती है और उसको बजाने लग जाती है। जिस फ्लूट की आवाज़ से वहाँ पे जो शैडो स्टिल खड़ा हुआ था वो हिलने लगी थी। वो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी वो वहाँ पे घसीटते हुए आ रही थी, जिस तरफ वेंचिंग खड़ी थी और वो फ्लूट बजाई जा रही थी। वेंचिंग अपने फ्लूट को रोकते के साथ ही वो शैडो वेंचिंग के ऊपर झपट पड़ते हैं, जैसे कि वो अभी वेंचिंग को बाइट करने वाले होते। लेकिन तभी वांग जी अपनी गुचिन को निकाल लेता है और तुरंत अपनी गुचिन के स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ उस शैडो को धक्का देकर साइड में गिरा देता है, जिससे वो शैडो भी रेडी नहीं था। उसको लगा नहीं था कि वांग जी के पास इतना पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी होगा। वो शैडो का पूरा स्किन पेल ग्रीन कलर का था। उसके आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी गुस्से से। उसके बाल बहुत ही अजीब से थे और उसके फेशियल स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब से थे, जिससे लोगों को घिन आ जाए। जिंगी के फेस अजीब सा हो चुका था। वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है, क्यों, ये कितना गंदा दिखता है। तो वे शिजे उसके शोल्डर पे मारते हुए कहता है, मॉन्स्टर क्या खूबसूरत लगता है तुम्हें। तो वे जिंगी अपने सिर को नोट करते हैं, नहीं, बट मुझे लगा था थोड़ा सा डिसेंट दिखेगा। इसे देख के लग रहा है कितने अरसों से नहाया भी नहीं होगी। जो सुनने के बाद शिजे अपने सिर को शेक कर देता है। वो मॉन्स्टर है, इंसान थोड़ी जो हर दिन नहाएगा। आह, शिजे भी क्या सब सोच रहा है। तभी वो मॉन्स्टर वांग जी के ऊपर झपट पड़ता ही है कि तभी उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाता है। विंग ने उसके ऊपर अपनी तालिस्मान का यूज़ किया था, जिस वजह से उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। जब वांग जी अपने स्पिरिचुअल वेपन का यूज़ करता है और उस ग्रोचिन की स्पिरिचुअल एनर्जी से धीरे धीरे उस मॉन्स्टर की सारी ताकत को ख़त्म कर लेता है। वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, चीख रहा था। वहाँ पे सारे डिसेबल शायद डर रहे थे, लेकिन जिंगी को छोड़ के, क्योंकि उससे तो बस उस मॉन्स्टर की लुक की पड़ी थी। हाँ, कितना गंदा स्मेल आ रहा है इससे, इसको कोई चुप करा सकता है। विंग, क्या तुम इसके मुंह बंद कर सकते हो। तो सुनते ही विंग, जो अभी उस वांग जी की तरफ देख रहा था, सोच रहा था कि उसे कितना टाइम लगेगा, उस जिंगी की तरफ एक अजीब सा लुक देता है। क्या सच में ये सीरियस है। अबे विंग ने इतनी मेहनत करके उसकी पूरी बॉडी को पैरालाइज किया है, इसकी पूरी बॉडी को सील किया है, और ये जिंगे बोल रहा है कि इसका मुंह बंद कर दो। अब क्या विंग जाके उसके हाथ से उसका मुंह बंद करे। विंग अपनी अजीब से एक्सप्रेशन के साथ शिजी के जिंगी को एक बार देखता है। उसके बाद वो अपनी मुंडी को फिर से सीधा कर लेता है और सीधा देखने लगता है, क्योंकि वो अपने स्पेल की मदद से उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। नहीं, उस मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर रहा था, उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। पूरी बॉडी को सील करके रखा था। और वांग जी के लास्ट नोट प्ले होते के साथ ही वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उस धरती के साथ समा जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो धरती जैसे उस मॉन्स्टर को खा लिया हो। सबको पता नहीं कि वो मॉन्स्टर एक्चुअल में ख़त्म हुआ है या फिर कहीं गायब हो गया, किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग वहाँ पे जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसमफुल एनर्जी का महसूस हो रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और इशारे में बोलता है, तुम थोड़ी देर तक कोई ऐसा नोट प्ले करो जिससे यहाँ की मौजूद रिसमफुल एनर्जी थोड़ा कम हो जाए, नहीं तो यहाँ पे मौजूद लोग बीमार पड़ सकते हैं। जो सुनते ही वांग जी नोट करता है एंड वहीं पे बैठ के एक कामिंग सा नोट प्ले करने लगता है, जिससे वहाँ पे मौजूद रिसनफुल एनर्जी धीरे धीरे कम होता जाता है। वांग जी का काम खत्म होते ही वो अपनी गुजिंग को फिर से अपनी जगह भेजता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है।
जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग वांग जी की तरफ देखकर एक थंब दिखा देता है कि हाँ वो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं इसे भगाने में। तभी जिंगे हंसते हुए वापस है, आह ये तो बहुत ही आसान था, हम तो चुटकी में इस मॉन्स्टर को हरा पाए। जो सुनते ही वेचिंग जिंगी की तरफ देखकर एक क्लियर देता है, जैसे कि वो बोलना चाहता है क्या वो लोग कोई काम का नहीं है। हाँ बस उन लोगों को टेक्निक पता नहीं था। एंड वांग जी के पास बहुत ही पावरफुल कोड है, इस वजह से उसका स्पिरिचुअल एनर्जी के सामने कोई नहीं टिक पाता। ये तो जायज़ सी बात है ना, वो हांगवॉन जून है। बेंचिंग ये सब कुछ जिंगी को बोलना तो चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में वायदर बहुत कुछ चल रहा था, तो वो अभी जिंगी पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, पास ही के गाँव में लोग गायब हो रहे हैं, किसी को नहीं पता कौन कहाँ जा रहा है। बस कुछ ही दिन पहले उन लोगों को एक सांप जैसा मॉन्स्टर दिखा जो बहुत बड़ा था। वो नॉर्मल सांप जैसा नहीं था, इसी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जो सुनते ही वांग जी नोट कर देता है, तभी विंग अपने मन में ही सोचता है पहले ये जिंगशी जो काफ़ी अरसों पहले ही गायब हो चुका था उसका फिर से दिखना, और एक सांप जैसा मॉन्स्टर, ये कैसा मॉन्स्टर है। आज से पहले तो मैंने ऐसा कोई मॉन्स्टर का जिक्र नहीं सुना। शायद ये भी कोई पुराना ही क्रिएचर होगा जो अचानक से आया है, इसी वजह से इन लोगों से डील करना इतना मुश्किल हो रहा है। अब तो जाके पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अभी ऑलमोस्ट शाम होने वाला है। फाइनली वो लोग ईलिंग शहर पहुंचते हैं, जहाँ पे मेन एंट्रेंस में खड़ा होते ही विंग अपनी दोनों बाहों को फैला देता है और अपने मुंह खोल के जैसे कि वो चिल्लाना चाहता हो। ओह गॉड, फाइनली वो लोग ईलिंग शहर पहुंच गए। चिंगलिंग से ईलिंग शहर का रास्ता इन्हें इतना ज़्यादा लंबा पड़ेगा ये तो विंग को भी नहीं लगा था। ऊपर से वो लोग सब चल के आए तो उनकी पैरों की हालत तो बहुत ख़राब है। लोगों को पता नहीं, विंग की पैरों की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए वो ईलिंग शहर को देख के इतना ज़्यादा खुश हो रहा था जैसे कि वो 3-4 हफ्तों से भूखा हो, उसे खाना नहीं मिला हो और वो खाना देख के खुश हो रहा है। विंग ने अभी तक मुंह खोल के ही रखा था, तभी पीछे से जिंगे सामने की तरफ आते हुए बोलता है चिल्लाने की एक्टिंग करना बंद करो, वैसे भी हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जो सुनते ही विंग फिर से घूर के जिंगी को देखता है और वो अपनी साइन लैंग्वेज में जिंगी को कुछ बोलता है, हाथ क्यों हिला रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता तुम्हारी बातें। तभी वांग जी विंग के पीछे से आते हुए कहता है तुम्हारा मुंह जियांगशी की तरह स्मेल कर रहा है, इसी वजह से अपना मुंह बंद रखो, यही बोल रहा है वो। जो सुनते ही जिंगी बहुत भड़क जाता है, वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है खबरदार मुझे उस गंदा सा क्रिएचर के साथ तुलना की तो, मैं रोज नहाता हूँ समझे, और मैं रोज ब्रश भी करता हूँ, देखो देखो मेरे मुंह कितना ज्यादा क्लीन है। ऐसा कहते हुए वो विंग को अपनी दांत दिखाने लगा और विंग अपने नाक बंद करने लगे, जैसे सच में जिंगी के मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आ रहा है। जो देखते ही वहाँ पे मौजूद सारे लोग हंसने लगे थे। वहाँ पे जिंगी विंग के पीछे भाग रहा था और ये प्रूव करने के लिए लगा हुआ था नहीं मैं अच्छा स्मेल करता हूँ, वो मॉन्स्टर तो नाली के कीड़े जैसा स्मेल करता है, तुम उसके साथ मेरा तुलना कैसे कर सकते हो। ऐसा कहते हुए वो विंग के पीछे भाग रहा था। थोड़ी ही देर में वो लोग फाइनली एक एंड सेलेक्ट करता है और सब अपने अपने कमरे में चला जाता है। एज यूजुअल विंग वांगजी के साथ एक ही कमरे में रहने वाला है, इस वजह से उन दोनों को कमरा मिलते ही विंग पहले अपने कमरे में चला जाता है जहाँ पे विंग को कुछ चीज़ें देखना था। इस वजह से वहाँ पे पहुँचते ही वो अपने तालिस्मान की कुछ किताबें खोल लेता है और वहीं पे बैठ के पढ़ने लग जाता है। वांग जी थोड़ी देर बाद आया था, वो अभी तक नहीं आया था रूम में। थोड़ी ही देर बाद जब वांग जी रूम में पहुंचता है तो विंग को इतना ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ता हुआ देखकर वो भी क्यूरियस हो जाता है। उसका लिटिल वाइफ वैसे तो पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, एंड आज वो ऐसा क्या पढ़ रहा है जो उसने अभी तक वांग जी पे भी ध्यान नहीं दिया। वांग जी की हाथ में एक कप टी थी और साथ में वहाँ पे चाय बनाने की काफ़ी सारी सामग्री रखी हुई थी। वांग जी उस प्लेट को टेबल पे रखता है और विंग के पास ही बैठ जाता है, जहाँ पे विंग की नज़र अभी भी वांग जी पे नहीं थी। हाँ, विंग ने नोटिस तो किया था कि वांग जी आ चुका है, लेकिन उसने वांग जी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो बहुत ही ध्यान से उस तलीज़वान की किताबों को पढ़े जा रहा था और अपने उस पेपर को देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग को उस पेपर के साथ खेलते हुए देखकर वांग जी को अभी थोड़ा-सा अननोई फ़ील हो रहा था। इस वजह से वो विंग की जो हाथ टेबल पे रखा हुआ था, उस हाथ में शुगर का वो छोटे-छोटे पीसेस रखने लगता है। पहले तो विंग उतना ध्यान नहीं देता कि वांग जी क्या कर रहा है, लेकिन जब उसका ख्याल में आता है कि वांग जी उसके हाथों के ऊपर शुगर के उस छोटे-छोटे पीसेस का पहाड़ बना चुका है, तो वो एक छोटा-सा स्माइल करता है वांग जी की इस सिली हरकतों से और अपने हाथ को हिलाते हुए सारे पहाड़ को फेंक देता है। जो देखते ही वांग जी फाइनली विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग भी फाइनली वांग जी की तरफ देख रहा था। उसने नोटिस किया था कि उसका हस्बैंड कब से बोर हुए जा रहा है विंग को कुछ करते हुए देखकर। विंग वांग जी की तरफ देखकर एक स्वीट सा स्माइल करता है और वांग जी के चिक पे एक किस करते हुए कहते हैं मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जो कहते हुए वो फिर से अपने काम में लग जाता है। वांग जी को हो पाया था कि शायद अब विंग वांग जी पे ध्यान देगा, ये लांच जी लांचेंगी
और बाकी के लोगों की वजह से तो विंग ने वांग जी पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। एंड वांग जी वो भी विंग के बिल्कुल करीब नहीं आ पाया था। लेकिन जब अभी वांग जी का टाइम हो रहा था विंग के करीब आने का, तो विंग खुद को बिजी कर रहा है, पता नहीं ये क्या किया जा रहा है पेपर के साथ। विंग तो फिर से अपने काम में जुट जाता है। तभी वांग जी फिर से अपनी वही गेम स्टार्ट कर देता है। विंग के हाथ में वो शुगर के एक एक करके वो टुकड़े रखने लगता है। अभी वो पहाड़ नहीं बना रहा था, अभी वो धीरे धीरे एक एक करके शुगर को विंग के हाथ से लेते हुए विंग की कोहनी तक लगा लेके आया था। जो देखते ही विंग की नज़र फिर से अपने हाथों की तरफ जाता है, जो देखकर अब वो हंस पड़ता है। हंसने की वजह से विंग के हाथ काँप रहे थे, जो देखते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग को हंसता हुआ देखकर वांग जी धीरे से अपने सिर को नीचे करता है और उसके कोहनी तक जो उसने शुगर का टुकड़ा रखा था उसको खा लेता है। जो देखते ही विंग का सांस मानो उसके गले में अटक जाता है। अ, ये क्या था? वांग जी ने अभी क्या किया? तभी वांग जी जो थोड़ा-सा शुगर उसके लिप्स के कॉर्नर पे लगा हुआ था, उसको लिक कर लेता है। विंग अपने मन में ही सोचता है, लांज़ान को हो क्या गया है? क्या वो मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन वो तो एक अल्फ़ा है ना? मैंने कभी नहीं सुना कोई अल्फ़ा अपने ओमेगा को सेड्यूस भी करता है। तभी वांग जी थोड़ा-सा विंग के करीब आता है और उस शुगर के जो टुकड़े थे वो विंग के लिप्स पे लगाने लगता है। जो देखते ही विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो वांग जी को कुछ बोलने के लिए अपने हाथ को उठाने ही वाला था, तभी वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है विंग को, और एक्स्ट्रा कुछ बोले बगैर। वैसे तो विंग बोल नहीं सकता था, वो बस साइन लैंग्वेज में वांग जी को समझा सकता था उसकी बातें, लेकिन वांग जी उसका भी मौका नहीं देता। विंग को अभी सच में काम करना था, उसे सीरियसली काम करना था, वो अभी रोमांटिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे उसका बेचारा हस्बैंड कितना ही बेताब क्यों ना हो रहे हो। इस वजह से वो अपने हाथ को वांग जी के कंधे में रखते हुए उसे थोड़ा-सा दूर करने लगता है और अपनी आँखों से अपने बुक की तरफ इशारा करता है कि उसको काम है, उसे सच में काम है। लेकिन वांग जी वो कहाँ अभी विंग को छोड़ने वाला था। वो अभी पूरे मूड में आ चुका था। वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अभी उसे विंग चाहिए, मतलब चाहिए, और वो अभी अपनी ओमेगा को बहुत सारा प्यार करना चाहता है, बहुत सारा। उसे अभी अपने ओमेगा अपने पास चाहिए। और जैसा सोचना वैसा काम। विंग चाहे कितना भी वांग जी को मना कर दे, वो अपने हाथों से कितना भी वांग जी को समझाने की कोशिश कर ले, फिलहाल तो विंग कुछ बोल नहीं सकता ना, तो वांग जी का उसके साइन लैंग्वेज का असर तो नहीं होने वाला। इस वजह से विंग को बेड में लिटाते ही वांग जी शुरू हो जाता है अपने काम में, और थोड़ी देर का नान-नुकुर के बाद विंग भी खुद भी वांग जी को एन्जॉय करने लगा था। चाहे जो भी हो, वो वांग जी से प्यार करता था, वांग जी उसका अल्फ़ा है, और कितनी देर तक ही वो अपने अल्फ़ा को रेज़िस्ट कर सकता है। वो वांग जी का मार्क ओमेगा जो है। वांग जी और विंग का ओमेगा और अल्फ़ा स्मेल मिक्स होके पूरे रूम में फैल चुके थे, जो बहुत ज़्यादा उन दोनों को एक-दूसरे की तरफ खींच रहे थे। विंग जितना ज़्यादा वांग जी को अपनी तरफ खींच रहा था, वांग जी भी उतना ज़्यादा विंग को बेड की तरफ पुश किया जा रहा था। वांग जी पहले तो जेंटल था, लेकिन जितना ज़्यादा वो स्मेल वांग जी के पास आ रहा था, उतना ज़्यादा वांग जी अपनी आपा खो बैठ रहा था। वो शायद अभी एक बीस्ट बन चुका था, जो बस विंग को पाना चाहता था, विंग को कंप्लीटली। वांग जी का बस चले तो विंग को वो अपने अंदर सँमा ले। वांग जी बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुका था, जिस वजह से विंग की आँखों से नॉन स्टॉप आँसू बहे जा रहे थे। वो वांग जी को कुछ बोल तो नहीं पा रहा था, बस उसका मुँह खुला था और उसकी आँखों से आँसू निकल रहे थे। जो देखते ही वांग जी विंग की तरफ झुकता है और उसके आँसुओं को लिक करते हुए विंग के चेहरे को सहलाते हुए कहता है, "क्या तुम्हें बुरा लग रहा है?" जो सुनते ही विंग अपनी आँखों को खोलता है और वांग जी की तरफ देखकर अपने सिर को नामे हिला देता है और उसे बस कस के अपनी बाहों में जकड़ लेता है। वांग जी अब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। विंग की उस मार्क से और भी ज़्यादा विंग का स्मेल वांग जी की तरफ आ रहा था, जो वांग जी को इनवाइट कर रहा था, और फिर से विंग को मार्क करने के लिए वांग जी फिर से अपने फैंग को निकालता है और सेम जगह पे जहाँ पे उसने विंग को मार्क किया था, वहाँ पे बाइट कर देता है। वांग जी का बाइट इतना ज़्यादा शार्प था कि विंग शायद अभी चिल्ला ही पड़ता, लेकिन बेचारा चिल्ला भी नहीं सकता था। विंग अभी बहुत ही गहरी-गहरी और तेज़-तेज़ साँसें ले रहा था। विंग का चेस्ट अभी बार-बार अप डाउन हो रहा था। वांग जी विंग के बालों को बहुत ही टाइटली पकड़ता है और उसे अपने सिर के पास लाते हुए उसे बहुत ही डीपली किस करने लगता है। अभी वो दोनों बहुत ही इंटेंसली किस कर रहा था। तभी वांग जी विंग की आँखों में देखता है, जहाँ पे आँसू भरे हुए थे। वो विंग के आँसू को पोंछता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, "मार्क करो।" जो सुनते ही विंग, जिसका दिमाग अभी ब्लैंक हो चुका था, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका था वांग जी में, वांग जी के प्यार में, वांग जी के लस्ट में, और वांग जी जो भी कुछ कर रहा था विंग के साथ, उन सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा प्लेजर में था। उसका दिमाग तो अभी काम भी नहीं कर रहा था अपने अल्फा के सामने, लेकिन अचानक से अपने अल्फा के मुंह से कुछ सुन के विंग कुछ समझ नहीं पाता।
वांग जी की तरफ देखने लगता है। तभी वांग जी फिर से ग्रोन करते हुए कहता है, माफ़ करो मेरे ओमेगा। जो सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। विंग वांग जी को माफ़ करेगा? हाँ हाँ, ये बहुत ही नॉर्मल है। अपना अल्फ़ा अपने ओमेगा को और ओमेगा अपने अल्फ़ा को माफ़ करता है। लेकिन एक ओमेगा अपने अल्फ़ा को तभी माफ़ कर सकता है जब अपना अल्फ़ा अपनी एक ही ओमेगा को अपनी पूरी ज़िंदगी मान लेता है। वो दूसरे किसी भी ओमेगा के पास नहीं जा सकता है और वो कभी भी अपने दिमाग में भी किसी दूसरे ओमेगा को नहीं ला सकता है। वांग जी को पता है ना कि अगर विंग ने उसे माफ़ कर दिया तो अब वो कभी भी किसी दूसरे ओमेगा के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो फिर वांग जी क्यों बोल रहा है कि वो विंग उसे माफ़ कर दे? क्योंकि जनरली अल्फ़ा ओमेगा को तो माफ़ कर लेता है, लेकिन ओमेगा अल्फ़ा को माफ़ करे ये बहुत ही रेयर केसेस है। विंग ने तो बहुत ही कम देखा है कि कोई ओमेगा अल्फ़ा को माफ़ करता है और अल्फ़ा की बॉडी में उसके ओमेगा का मार्क रहता है। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था, उसकी आँखों में ढेर सारे सवाल थे। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग की तरफ ग्रोन करते हुए कहता है, माफ़ करो मेरे ओमेगा। विंग फिर से और कुछ भी नहीं सोचता। वांग जी की ग्रोन सुनते ही विंग का जो दिमाग में हज़ारों सवाल आ रहा था वो सब कुछ गायब हो जाता है और वो वांग जी की तरफ बढ़ जाता है। अभी वांग जी नीचे था और विंग उसके ऊपर था। उसने वांग जी को फ्लिप कर दिया था और उसके ऊपर आ गया था। वांग जी अपनी दोनों हाथों को विंग की तरफ जकड़ लेता है और विंग को अपने पास खींचते हुए विंग के स्मेल को लेने लगता है। तभी विंग भी वांग जी के नेक में वांग जी के स्मेल को लेने लगता है, जहाँ पे उसे सैंडलवुड और जैस्मीन का स्मेल आ रहा था, जो विंग को पागल किए जा रहा था। वो वांग जी को स्मेल करते हुए उसके बालों को टाइटली पकड़ता है और उसके नेक में जाते हुए उसे धीरे धीरे सक करने लगता है, जिससे वांग जी तो बिल्कुल पागल हो जाता है। वो ग्रोन करने लगा था। उसने विंग को बहुत ही टाइटली जकड़ लिया था। तभी विंग बहुत ही टाइटली वांग जी के बालों को पकड़ता है और अपने फैंक निकालते हुए बहुत ही ज़ोर से बाइट कर देता है। हाँ, वो वांग जी को अपना अल्फ़ा क्लेम कर लेता है। अब से वांग जी बस उसका है। वो चाहकर भी और ना चाहकर भी किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता, ना ही किसी ओमेगा के पास जा सकता है। वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। उसकी आँखें बिल्कुल शाइन कर रहा था। वो ग्रोन करते हुए फिर से विंग को फ्लिप करता है और फिर से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। और इस टाइम तो वांग जी इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि वो किसी एनिमल से कम नहीं लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा रफ था और विंग भी वांग जी को कम्प्लीटली एंजॉय कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था अपने अल्फ़ा से मिलती हुई उस प्लेजर को। आधी रात हो रही थी। विंग और वांगजी अभी भी एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। वांगजी विंग को अपनी बाहों में बहुत ही जकड़ के रखा था। तभी विंग की आंखें एक झटके से खुलता है। विंग खुद भी नहीं जानता कि कैसे उसकी नींद टूट गई। बस ऐसे ही उसकी नींद टूट गई। वो तुरंत ही अपने आस-पास देखता है तो देखता है वो वांग जी की केज में बंधा हुआ है। वांग जी की तरफ थोड़ी देर तक घूरता है। उसकी फेस में एक छोटी-सी स्माइल थी, जहाँ पे वो थोड़ी देर पहले की उन दोनों की हुई हरकतों को सोच के ब्लश कर रहा था, बहुत बुरी तरीके से। वो वांग जी की फेस को बहुत ही ध्यान से निहार रहा था। उसके बाद वो धीरे-धीरे वांग जी की ग्रिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद वो फाइनली वांग जी की ग्रिप से बाहर निकल आता है और वांग जी के चेहरे की तरफ देखता है। बाहर निकलते के साथ ही वो अपने कपड़े को फटाफट पहन लेता है और वांग जी को अच्छे से कवर कर लेता है ताकि उसे ठंड ना लगे। विंग एक बार वांग जी की तरफ देखता है और धीरे से वांग जी के फेस पर टैप करता है। वांग जी बहुत ही गहरी नींद में था, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तभी उसकी नज़र वांग जी के नेक पे जाता है, जहाँ के निशान को देखते ही विंग के फेस में एक ब्राइट स्माइल आ जाती है। उसका ओमेगा मार्क था वांग जी के ऊपर। वांग जी अभी पूरी तरीके से विंग के सेंस से भरा हुआ था और वांग जी की पूरी बॉडी से बस विंग का स्मेल आ रहा था। विंग धीरे से वांग जी के फेस की तरफ झुकता है और वांग जी को किस करने ही वाला होता है। तभी वांग जी थोड़ा सा हिलता है, जो देखते ही विंग तुरंत ही अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लेता है। वो वांग जी को भी जगाना नहीं चाहता, वो वांग जी को भी जगा नहीं सकता। वांग जी जगा नहीं था, वो बस थोड़ा सा हिला था नींद की वजह से। फिर एक गहरा सा सांस छोड़ता है। उसके बाद वो उस रूम की चारों तरफ देखता है, जहाँ पे उसके वो तालिस्मान अभी भी टेबल पे पड़ा हुआ था। जो देखते के साथ ही विंग तुरंत ही उस टेबल के पास जाता है। वो सारे तालिस्मान को अपने हाथ में लेता है और उस रूम से निकल पड़ता है। खाली अंधेरे रास्ते में विंग चले जा रहा था। आसपास सब कुछ बंद हो चुके थे। सारे दुकानें, सारे घर के दरवाजे खिड़कियां बंद थे और खाली रास्ते में विंग अकेले चलता जा रहा था। तभी विंग को महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ है और तुरंत ही वो अपनी जगह से हट जाता है। वहाँ पे किसी ने उसके ऊपर ब्लैक स्मोक छोड़ा था।
जो इतनी तेज़ी से विंग की तरफ आया था कि अगर विंग थोड़ा सा भी ना हिलता तो वो स्मोक शायद विंग के आर पार हो जाता। विंग अपने आसपास फिर से देखता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। विंग फिर से चलने लगता है। उसे पता है कि वो जिस चीज़ की तलाश में यहाँ आया है वो ऑलरेडी विंग को ढूंढ चुका है और विंग उसका निशाना बन चुका है। तभी विंग को एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देता है। बहुत सारे ऐसे ब्लैक स्मोक थे जो विंग की तरफ बढ़ रहे थे, ऊपर आगे पीछे हर तरफ से आ रहे थे। विंग उन सारे ब्लैक स्मोक को डॉज करते हुए वहाँ से भागने लगा था। वो भागते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से विंग कुछ चीज़ से हिट करता है। विंग को खुद भी रियलाइज नहीं होता। उसे लगता है कि जैसे उसे किसी चीज़ से धक्का लगा हो एंड तुरंत ही वो एक अजीब सी अंधेरी सी जगह में पहुंच जाता है। विंग को नहीं पता कि ये कौन सी जगह है। वो हैरानी से अपने आसपास देखने लगता है तो उसे बस अपने आसपास अंधेरा दिखता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी राउंड शेल के अंदर बंधा हुआ है और उसके आसपास बस अंधेरा है। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम अकेले इधर आ गए, वो भी बस मेरी एक आवाज़ सुन के। हाँ, सच में वी भूषण यही नाम है ना तुम्हारा? ऐसा कहते हुए वो आवाज़, वो एक हल्की सी लाल रोशनी उस गोले के आसपास घूमने लगा। वी भूषण के सिर के ऊपर घूमने लगा। विंग एक टक उस रोशनी की तरफ देख रहा था। तभी वो रोशनी विंग के सामने आता है और विंग उस रोशनी की तरफ देखने लगता है। ओह सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो बात भी नहीं कर सकते। मुझे माफ़ कर देना। असल में मैंने कभी भी किसी डिसेबल इंसान को इतना बहादुरी दिखाते हुए नहीं देखा ना। तो अब तो मैं तुमसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। ऐसा कहते हुए वो लाल रोशनी विंग के इर्द गिर्द घूमने लगा। विंग एक टक बस उस रोशनी की तरफ देखे जा रहा था। तभी वो रोशनी फिर से विंग के सामने आते हुए कहता है, पर डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, ये मेरी दुनिया है। तुम मेरी दुनिया के अंदर आ चुके हो। हाँ, मुझे बड़ी मुश्किल हुई। वैसे कोई भी इंसान, कोई भी आम इंसान एक ही बार में मेरे पावर को डॉज नहीं कर सकता था। इसी वजह से जब तुम बार बार मेरे पावर को डॉज करने लगे और मुझे तुम्हारे ऊपर हावी ना होने दे रहे थे, तभी मैं समझ गई थी कि तुम कोई आम इंसान तो नहीं हो। वैसे मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तुम्हारे अंदर कुछ तो खास है। ऐसा कहते हुए वो विंग के और करीब जाने लगा। विंग अभी उस रोशनी को पकड़ना चाहता था, अपने हाथ पैर को हिलाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैर पैरालाइज हो चुके थे। जैसे लग रहा था कि इस रोशनी ने कम्प्लीटली विंग के ऊपर काबू पा चुका है। तभी वो रोशनी हंसते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुम हिल नहीं पा रहे हो? ओह, माना तुम मेरे पावर को एक बार डॉज कर चुके, 2 बार, 3 बार डॉज कर चुके, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कम समझ बैठो। तुम मेरे सामने एक बच्चे हो। वैसे तुम बात क्यों नहीं कर रहे? मैं तो बोलना ही भूल गया। ये मेरा दुनिया है, तो तुम यहाँ पे बात कर सकते हो। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। अपना मुंह खोलो, बात करो। ऐसा कहते हुए वो भीम के बहुत करीब आ चुका था। तभी उस लाल रोशनी बहुत ज़्यादा शाइन करने लगता है, जिससे विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि वो शाइन बहुत ज़्यादा था जिससे विंग को अपनी आंखों में जलन महसूस होता है। और दूसरे ही वक्त जब उसकी आंखें ओपन होती है तो उसे अपने सामने एक अजीब सा दानव दिखता है, जो दिखने में तो सांप की तरह था, लेकिन उसका मुंह बहुत बड़ा था और उसकी आंखें लाल रंग से शाइन कर रहा था। वो सांप विंग के आसपास घूमते हुए कहता है, तुम्हें पता है, मैं चाहूँ तो एक झटके में तुम्हारी सारी पावर को चूस ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद आ गए। तुम तो एक ओमेगा हो ना? मैं तुम्हें स्मेल स्मेल तुम्हारी बॉडी से अल्फा की स्मेल क्यों आ रही है? तुम्हें देख के तुम्हारे स्मेल से जितना लग रहा है कि तुम एक ओमेगा हो, तो फिर तुम्हारी बॉडी से एक अल्फा का स्मेल? ओह, मैं तो भूल ही गया था। मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ। आ तुम्हारा अल्फा लान वांगजी, इतनी जोर से भी मत बोलो विंग। मैं तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ। भूलो मत कि तुम अब मेरे कब्जे में हो। लान वांगजी, तुम्हारा अल्फा। मैंने शायद इसका नाम सुना है।
हाँ, ये हांगवन जून है ना, जो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपने स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर की वजह से जाना जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उस इंसान ने तुम्हारे जैसे एक ओमेगा से शादी की है। तुम्हारी जैसे? ओहो, मुझे लगता है इसके पीछे भी कोई राज होगा, है ना? क्योंकि उस ब्लान वांगजी जैसे अल्फा को ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि उस इंसान को तुम्हारी जैसे एक ओमेगा से शादी करना पड़ा, जो भूल भी नहीं सकता। ज़रा मुझे सोचने दो, क्या ऐसी मजबूरी पड़ सकती है? तभी वो विशाल स्नेक विंग की तरफ देखता है और घूमते हुए कहता है, हाँ, मुझे पता चल गया। तुम इंसानों में जब एक अल्फा बड़ा होता है तो उसकी कुछ पर्सनल नीड्स होते हैं एंड इसी वजह से वो शादी भी करते हैं। हाँ, दिखने में तो तुम बहुत सुंदर हो, चाहे तुम यूजलेस हो या फिर बोल ना पाओ, लेकिन तुम्हारे साथ शायद उसे बहुत मज़ा आता होगा। इसी वजह से तो उसने तुमसे शादी की है। नहीं तो मुझे तो वैसा कोई रीज़न नहीं दिख रहा है कि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे जैसा एक ऐसा ओमेगा जो बोल भी नहीं सकता। मतलब तुम बिल्कुल यूज़लेस हो उसके लिए। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो बस अपने पर्सनल नीड के लिए तुम्हें अपने साथ रखेगा। तभी विंग, जो बहुत ही खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रहा था, वो हंसने लगता है। विंग को ऐसे हंसते हुए देखकर वो दानव, जो अभी तक बस विंग को भड़काने की कोशिश कर रहा था, वो हैरान हो जाता है। उसने विंग से ऐसे रिएक्शन का उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। वो विंग की तरफ देखने लगता है। तभी विंग हंसते हुए उस दानव की तरफ देखता है और पहली बार अपनी मुंह से कुछ बोलता है। लान वांगजी मुझसे प्यार करता है। हमारे इंसानों की दुनिया में लस्ट छोड़ के प्यार नाम का भी एक चीज़ होती है, जो तुम्हारे जैसे दानव कभी नहीं समझेंगे। विकी, ऐसा कहते हुए वो विकी की तरफ देखने लगा। हाँ, इस विशाल सांप का नाम विगी है, जो बहुत ही पुराने चाइनीज माइथोलॉजिकल क्रिएचर है, जो बहुत सालों पहले ही मिटा दिया गया था, क्योंकि ऐसे क्रिएचर की वजह से लोगों का जीना हराम होता था। लेकिन अचानक से ऐसे क्रिएचर का फिर से इस दुनिया में आना बहुत ही रहस्यमय चीज़ें थी। एंड विंग शायद समझ पा रहा था कि ऐसे क्रिएचर क्यों आ रहे हैं। उस आईने में मौजूद वो काली शक्तियाँ थी जो इन क्रिएचर्स को जिंदा कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए, ताकि ये क्रिएचर उन सारे कल्टिवेटर, सारे आम इंसान से उनके अंदर मौजूद आत्मिक शक्ति को निगल ले और उनके आत्मा को आईना को सौंप दे। एंड विंग इस चीज़ को बहुत बेखूबी से समझ पा रहा था। वो विगी की तरफ देखते हुए कहता है, धन्यवाद, बहुत सालों बाद मैं अपने मुंह से बोल पा रहा हूँ। तुम्हारे दुनिया में ही सही, मेरे बहम में ही सही, बट मुझे सच में लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी भड़काने से मैं बहक जाऊँगा? बहुत अच्छे से पता है कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। इसी वजह से मुझे कम समझने की भूल तुम मत ही करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। जो सुनते ही विगी, जो बिल्कुल शांत हो चुका था और विंग की तरफ एक टक हैरानी से दिखे जा रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल शांत हो जाती है। जो हैरानी उसकी आंखों में थी वो सब गायब हो जाती है और एक हल्की सी स्माइल के साथ विंग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम जितना सीधा दिखते हो उतना हो नहीं। तुम्हारे अंदर कुछ तो है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। तुम मुझे पहचान गए? इतना ही आसान से लगा नहीं था मुझे तुम मुझे पहचान जाओगे। वैसे खैर, अगर तुम पहचान चुके ही हो तो मैं भी अपना काम शुरू कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो विंग के पास जाता है और विंग की बाइट करते हुए उसका स्पिरिचुअल एनर्जी लेने की कोशिश करता है कि तभी विंग उसे रोकते हुए कहता है, खबरदार, खबरदार, अगर तुमने मुझे एक भी घाव देने की कोशिश भी की तो लान वांगजी तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें सर से कलम कर देगा। तब तड़पते हुए तुम अगर हमारे सामने भीख भी मांगो ना, फिर भी तुम्हें रिहा नहीं किया जाएगा। जो सुनते ही विंग की तरफ देखता है और वो एक स्माइल करते हुए कहता है, ओह, तुम्हें अपने वांगची पे इतना ज़्यादा भरोसा है क्या कि वो बस तुम्हारे लिए आएगा, तुम्हारे लिए मेरे साथ लड़ेगा? विंग, अपने वहम से निकलो।
क्या तुम्हें नहीं पता कि लान वांगजी ने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं? तुमसे वो प्यार क्यों ही करेगा? तुम्हारे जैसे ओमेगा, मेरे जैसे ओमेगा से ही वो प्यार करता है। मैं बोल नहीं पाता या फिर मुझ यूज़लेस हूँ, ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो मुझसे प्यार करता है। क्या तुम्हें मेरे अंदर से उसका स्मेल नहीं आ रहा है? ये उसका प्यार है मेरे लिए, जो तुम कभी नहीं समझ सकते। इसी वजह से मुझे बहकाना बंद करो। तुम्हें बहकाना बंद करो, ठीक है? मेरे आँखों में देखो, तुम्हें सच्चाई मेरे आँखों में दिख जाएगी। विंग उसकी आँखों में देखने लगता है और ना चाहते हुए भी उसे वो सारी चीज़ें दिखता है जो विगी उसे दिखा रहा है। अचानक से विंग के चारों तरफ जो अंधेरा काला छाया हुआ था, वो सब कुछ गायब हो जाता है और वो सुंदर सी जगह में पहुंच जाता है। एक सुंदर सा हरा भरा फूलों का बगीचा, बीच में एक छोटा सा कॉटेज, जहाँ पे उसे एक इंसान दिखता है, उसका हस्बैंड लान वांगजी। जिसे देखते ही विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो भाग के वांगजी के पास जाने ही वाला था, वे वेंचिंग अंदर से आती है। उसके हाथ में कुछ खाना था, वो वांगजी के सामने रखते हुए वांगजी के पास बैठ जाती है और वांगजी के हाथ को अपने हाथ में ले लेते। वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। विंग का दिल टुकड़ों में बिखर जाता है। उसे पता है ये सब सच नहीं है। वांगजी उसका है, वांगजी बस उसका अल्फा है। वो वेंचिंग के साथ कभी नहीं जा सकता। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा सच लग रहा था। इनकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहने लगे थे। उसे अपने चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो वांगजी को किसी और के साथ नहीं देख सकता, नहीं, कभी नहीं। वो भाग के उस कॉटेज की तरफ जाने लगता है और बार बार वांगजी के नाम लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ से, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कैसे निकलेगा? वो बोल नहीं सकता। उसने आज तक अपने मुंह से वांगजी का नाम तक नहीं लिया है। उस खुद भी नहीं जानता कि जब वो वांगजी का नाम लेगा को कैसा सुनने में लगेगा। तभी पेंचिंग वांगजी की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, वांगजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। जो सुनते ही वांगजी एक छोटा सा स्माइल करता है। नहीं, वो स्माइल नहीं कर सकता। विंग बिलीव नहीं कर पा रहा है कि वांगजी वेंचिंग की तरफ देख के स्माइल कर रहा है। ये स्माइल तो बस विंग के लिए है ना, जो वांगजी हमेशा विंग को देख के करता है। वो किसी और के लिए कैसे कर सकता है? वांगजी वेंचिंग की तरफ देखता है और उसे अपनी बाहों में कैच कर लेता है। विंग बहुत ज़्यादा भाग रहा था। वो कोशिश कर रहा था वांगजी तक पहुंचने की, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहा था। वो जितना ज़्यादा भाग रहा था, वांगजी उससे उतना ज़्यादा दूर जा रहा था। वो बहुत देख पा रहा था कि वांगजी कितना ज़्यादा खुश है। वेंचिंग वांगजी के लिए परफेक्ट है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देता है। देख पा रहे हो वो दोनों, उन दोनों को? वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश है। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट है। और वो तुम हो जो थर्ड पर्सन हो यहाँ। तुम्हारी वजह से वांगजी वेंचिंग के साथ नहीं रह पाता। वो वेंचिंग का नहीं हो पाया। वांगजी वेंचिंग से प्यार करता है, लेकिन तुम्हारी वजह से, बस तुम्हारी वजह से वो वेंचिंग से दूर हो गया। वेंचिंग को अपने पास नहीं रख पाया। तुम बस उसके लिए बर्डन हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। चुप रहो। विंग अपने कानों में हाथ देता है। वो अपने कानों को दबाते हुए बस उन आवाज़ों को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सारी आवाज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। वो रोक नहीं पा रहा था। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप हो जाओ। वांगजी बस मुझसे प्यार करता है। चुप रहो, तुम अपने नॉनसेंस को बंद करो। मुझे नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं जानना। वो मुझसे प्यार करता है। वो मेरा अल्फा है और मैं उसका ओमेगा हूँ। हमारे बीच और कोई नहीं है, कोई नहीं। तभी वो आवाज़ चिल्लाते हुए विंग को बोलता है, नहीं, वांगजी तुमसे प्यार नहीं करता। वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। तुम हो जिसने वांगजी को बांध के रखा है। उसे छोड़ दो। चुप रहो, चुप हो जाओ। वांगजी मुझसे प्यार करता है। वो किसी और से नहीं प्यार कर सकता। वो बस मेरा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चुप हो जाओ। मैं सच बोल रहा हूँ। वांगजी तुमसे प्यार नहीं करता। तुम बस उसके लिए बर्डन हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। उससे दूर हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। अपने आप को मुझे सौंप दो, मुझे सौंप दो। विंग अभी भी रोए जा रहा था और उस तड़पते हुए उस आवाज़ों को बंद करने के लिए बोल रहा था, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इन्हें बंद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इन्हें बंद करो। विंग दर्द के मारे कराने लगा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसके दिल को कांटे से चुभा दिया है। बहुत सारी सुइयां है जो उसके दिल में चुभे जा रहा है और उसे वो सारे लाखों सुइयों का दर्द अपने पूरे शरीर में महसूस हो रहा है।
विंग काँपते हुए अपने आप को वही मिट्टी में गिरा लेता है। वो फिर से वही जगह पे आ गया था, वही अंधेरी जगह पे, जहाँ पे विंगी उसके सामने खड़ा था। वो विंग की तरफ देखे जा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था। उसके पूरे शरीर ज़मीन पे लुढ़क रहे थे। वो उसे शक्ति नहीं मिल रही थी कि वो उठ के खड़ा हो। वो इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करे और उसे गलत प्रूफ करे। वांग जी बस उसका है। लेकिन वो दर्द, वो ना चाहते हुए भी इस पेन को बियर नहीं कर पा रहा था। विंग फिर भी हिम्मत जुटाता है और अपनी तेज और दर्द भरी आवाज़ में खड़ाते हुए बोलता है, नहीं, वांग जी सिर्फ मेरा है, वो किसी और का कभी नहीं हो सकता। विकी को समझ आ चुका था कि विंग कमज़ोर हो चुका है। विकी विंग के आसपास मंडराते हुए बोलता है, हार मान जाओ, तुम्हें खुद को अब मुझे सौंप दो। देखना, वांगजी बहुत खुश होगा। क्या तुम अपने अल्फा को, जिससे प्यार करते हो, उसे खुश नहीं देखना चाहते? विकी बहुत ज़्यादा गिल्ट दे रहा था विंग को। विंग को महसूस हो रहा था और यही था विकी का मेन पावर। वो ऐसे ही इंसान को गिल्ट देता है और खुद को सौंपने में मजबूर कर देता है। विंग को इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, इन सारी चीज़ों के बारे में उसने पढ़ा है, उसे विकी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी शायद विंग मन ही मन वांगजी और वेंचिंग की उस र्यूमर को, उन सारी चीज़ों को दिल से नहीं हटा पाया। इसी वजह से विकी की इन सारी इल्यूशन, इन सारी बातें विंग के दिमाग में हावी कर चुका है और चाह के भी इन सारी चीज़ों से निकल नहीं पा रहा है। विंग तड़पते हुए कहता है, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, तो फिर देर की किस बात की? तुम खुद को मुझे सौंप दो। क्या तुम चाहते हो कि वो पूरी ज़िंदगी दुख में रहे, दर्द में रहे? जो दर्द तुमने बचपन से झेला है, वो उस दर्द में तुम उसे रखना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं रखना चाहता। तो फिर खुद को मुझे सौंप दो। वी वुशियान, खुद को मुझे सौंप। इससे पहले विकी और एक शब्द बोल पाता, उसके शब्द हवा में ही कहीं वैनिश हो जाता है। विंग अभी भी वहीं पड़ा था। उसे नहीं पता विकी अचानक से खा गया। वो उसी अंधेरे में पड़ा हुआ था और कब वो वहीं पड़े पड़े बेहोश हो गया, उसे नहीं पता। इतना दर्द सहने के बाद वो कब बेहोश हो चुका था, विंग खुद भी नहीं जानता, और क्यों बेहोश हो चुका था वो खुद नहीं जानता। विंग को लग रहा था कि सच में शायद विगी ने उसके अंदर से सारे आत्मिक शक्ति को चूस लिया है और उसके आत्मा को उस आईने के पास भेज दिया है, ताकि वो उस आईने का खाना बन सके। कितने घंटे बीत गए विंग को नहीं पता, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को अपने उसी रूम में पाता है जिस रूम में रात को वो और वांगजी सोए हुए थे। वो जब अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे वांगजी था, जो बैठा हुआ था और वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग की आंखें खुलते ही वांगजी तुरंत अपनी जगह से उठता है और विंग को उठने में मदद करती है। विंग कम्प्लीटली ठीक तो था, बस उसके जो गोल्डन कोड था वहाँ पे असर पड़ा था। वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था। विंग के उठते ही वांगजी विंग को उठने में मदद करता है। उसके बाद वो विंग को पानी देता है। वांगजी ने एक शब्द नहीं बोला था। विंग उस पानी को पीता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे वांगजी अभी विंग की आंखों में नहीं देख रहा था। वो बस नॉर्मली विंग को पानी दे रहा था और विंग को ठीक से बैठने में मदद कर रहा था। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और उसके फेस को पकड़ते हुए अपनी तरफ करता है, जहाँ पे वो जैसे चाह रहा था कि वांगजी उसके आंखों में देखे, लेकिन वांगजी उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। विंग के लिए बहुत अनोइंग था। वो वांगजी से बात कैसे करेगा अगर वांगजी उसकी तरफ नहीं देखेगा तो? वो फिर से अपने दोनों हाथों को लेता है और वांगजी के फेस की तरफ बढ़ाते हुए उसके फेस को पकड़ता है और अपनी तरफ करता है। फाइनली वांगजी विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग अपने साइन लैंग्वेज की मदद से बोलता है, क्या हुआ, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? वांगजी कुछ नहीं बोलता। तभी विंग अपने आसपास देखता है और खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पे शाम हो रही थी। विंग समझ नहीं पा रहा था। वो वांगजी की तरफ देखता है, पूछता है, मैं कब से सो रहा हूँ? तभी वांगजी धीरे से बोलता है, 2 दिन से। जो सुनते ही विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। 2 दिन? विंग 2 दिन से सोया हुआ है? विंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या सच में वो 2 दिन से सो रहा है? फिर वांगजी हल्के से बस नोट करता है, बोलते हुए वहाँ से उठ जाता है। उसने बाहर की तरफ जाकर विंग के लिए कुछ खाना ऑर्डर कर लिया था। विंग 2 दिन से सोया हुआ था तो शायद विंग को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। विंग खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो 2 दिन से सोया हुआ है। विंग वांगजी के आते ही विंग तुरंत ही वांगजी के हाथ को पकड़ता है और वांगजी को अपने सामने बैठाता है।
विंग को पता है, विंग को पता चल रहा था कि वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुका है एंड इसी वजह से वांग जी विंग की तरफ नहीं देख रहा था। लेकिन नहीं, विंग को तो वांग जी से बहुत सारी बातें करनी थी। विंग को नहीं पता क्योंकि वो उसके सामने था, बट अचानक से क्या हो गया? अचानक से सब कुछ इतना शांत हो गया और विंग 2-3 से लेटा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है। विंग कुछ नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ है, इसी वजह से उसे सब कुछ जानना था। वो वांग जी को अपने सामने बैठाता है और वांग जी की फेस को अपनी तरफ करते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, लेकिन प्लीज़ लॉन्सन मुझे बताओ क्या हुआ था? मैं 2 दिन से बेहोश क्यों थी? और विकी का क्या हुआ? विंग इशारे में ये सब कुछ बोल रहा था और एकाएक विगी विगी की ज़िक्र सुनते ही वांग जी का फेस बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और विंग की तरफ घूरते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी उसी दानव के बारे में सोचे जा रहे हो? तभी विंग थोड़ा-सा हकलाते हुए वांग जी की बातों को ठीक करते हुए कहता है, मैं सोचे नहीं जा रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ। वांग जी विंग के हाथों को रोक देता है। तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, रेस्ट करो। जो सुनते ही विंग मन ही मन सोचता है, बोलता हूँ? मैंने बोलना शुरू ही कहाँ कर किया था? उम, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो? तभी विंग वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मुझे पता है मैंने गलती की है। मुझे उस दिन तुम्हें बोल के जाना चाहिए था, लेकिन उस दिन जब हम सो रहे थे, मुझे आवाज़ें आ रही थी बाहर से एंड मुझे लग रहा था कि कोई मुझे बुला रहा है, इसी वजह से मैं चला गया। विंग, अभी मुझे इस सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना। तुम रेस्ट करो, तुम वीक हो। अब मैंने खाना मँगवाया है, तुम खाना खा लेना, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। वांग जी का फेस बिल्कुल ठंडा था। इस आँखों में वांग जी की आँखों में विंग को अपने लिए इतना सारा प्यार दिखता था। वो आँखें, वो अभी रूडली विंग को घूरे जा रहा था। वो आँखें विंग के लिए भी पनिशमेंट की तरह लग रहा था। वो वांग जी से बात तो करना चाह रहा था, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि वांग जी बहुत बहुत गंदे मूड में है। इस वजह से वो अभी कोई भी बात नहीं कर सकता एंड विकी का ज़िक्र तो वो वांग जी के सामने अभी बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं तो विकी का क्या साथ क्या हुआ विंग को नहीं पता, लेकिन वांग जी का सामना अभी विंग को करना पड़ेगा, जो शायद अभी विंग करने की हालत में नहीं है, तो वो नहीं करना ही प्रेफ़र करेगा। थोड़ी ही देर में खाना आ जाता है और वो दोनों टेबल में बैठ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी एक-एक करके खाना विंग के प्लेट में सर्व कर रहा था और विंग खा रहा था। विंग खाना चुपचाप बैठ के खा रहा था क्योंकि अभी वो वांग जी से कोई भी सवाल नहीं कर सकता था। वांग जी ने पहले ही बोला कि वो पहले खाना खा ले, उसके बाद वो दोनों बात करेंगे। अब बाद में क्या-क्या बातें होगी विंग को नहीं पता, उसके साथ क्या होगा विंग को कुछ नहीं पता। तभी उन दोनों को गेट में नॉकिंग का साउंड सुनाई देता है, जहाँ पे वेंचिंग थी। वांग जी ने वेंचिंग को बुला के लाया था क्योंकि उसे विंग को दिखाना था कि विंग अभी कंप्लीटली फिट एंड फाइन है कि नहीं। वेंचिंग आते ही विंग के पास आके बैठ जाती है और विंग के नब्ज़ को चेक करने लगते हैं। यहाँ पे विंग का कोर कंप्लीटली हील हो चुका था और अभी विंग बिल्कुल ठीक था। वेंचिंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वो अभी बिल्कुल ठीक है, तुम फ़िक्र मत करो। बस खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो उसका बॉडी भी परफेक्टली फिट हो जाएगा। जो कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुमने विकी को जब मार डाला था, तब वो भी क्या उस जियांगशी की तरह मिट्टी में समा गया था? जो सुनने के बाद वांग जी अपने सिर को नोट कर लेता है। जो सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है और अपने हाथों के इशारे में कुछ बोलने लगता है। विकी को विकी को तुमने मारा है? वो मर चुका है? क्या वो मिट्टी में समा चुका है? लेकिन लेकिन तुमने कैसे मारा? वो तो मेरे साथ था ना? तुम कब मारा उसको? विंग बहुत सारे सवाल कर रहा था। तभी वांग जी विंग के हाथ को रोकते हुए फिर से उसके हाथ में चॉपस्टिक पकड़ा देता है। अपना खाना खा लो। तो सुनते ही विंग का मुंह बन जाता है। वो ढेर सारा राइस लेता है अपने मुंह में घुसा लेता है। वेंचिंग विंग की तरफ ही देख रहा था। उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी वेंचिंग को जाने का इशारा कर देता है। वेंचिंग अपने सिर को नोट कर देता है और उस रूम से निकल जाता है। वेंचिंग वेंचिंग से वहाँ से निकल चुकी थी, लेकिन विंग वो कहाँ शांत बैठने वाला इंसान था। उसके दिमाग में तो हज़ारों सवाल चल रहे थे, जिसका आंसर जब तक विंग को नहीं मिल जाता, तब तक ये खाना उसके गले से नहीं उतर रहा था। इसी वजह से विंग अपने आप को ज़्यादातर शांत नहीं कर पाता और किसी तरह उस खाने को निगल के, पानी को पी के, उस टेबल में मौजूद प्लेट को साइड करता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा खाना हो गया, अब मुझे बताओ क्या हुआ है? विकी के साथ तुमने कैसे सब कुछ किया? विकी तुम्हें कहाँ से मिला? क्योंकि विकी तो मेरे साथ था, लेकिन वो तभी वांग जी विंग की तरफ कोल्डली देखते हुए कहता है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम उस दानव के साथ क्या कर रहे थे? तभी विंग को समझ नहीं आता कि वो वांग जी को कैसे आंसर करे। वो एक गहरी सांस छोड़ता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बोला ना कि मुझे लगा कि कोई मुझे बुला रहा है एंड जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि सच में वहाँ पे विकी। इसका मतलब कोई भी तुम्हें बुलाएगा और तुम चले जाओगे? क्या वहाँ पे मैं नहीं था? क्या तुम मुझे एक बार उठा नहीं सकते थे? जो सुनने के बाद विंग अपने सिर को नीचे कर लेता है
हाँ, सही बात है। उसे वांग जी को एक बार बोलना चाहिए था। उसे पता था कि वांग जी फ़िक्र करेगा, लेकिन उसे लगा नहीं था। उसे लगा था वो खुद इस चीज़ को हैंडल कर सकता है, इस वज़ह से वो विकी के साथ लड़ने चला गया था और उसे लगा था कि सब कुछ ख़त्म करके वो आके वांग जी को बता देगा, लेकिन पानी उसके सिर के ऊपर से चला जाएगा, उसे पता नहीं था और वो 2 दिन से बेहोश पड़ा रहेगा। तभी वांग जी विंग की तरफ सीरियसली देखते हुए कहता है, "उसने तुम्हारे गोल्डन कोर को अच्छे से डैमेज किया है। उसे रिकवर करने में तुम्हें 2 दिन लग गए। तुम्हारे आत्मिक शक्ति ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। क्या तुम्हें नहीं पता था कि वो कैसे लोगों को कमज़ोर कर सकता है, कैसे लोगों को गिल्ट देता है और उससे लोगों के दिमाग पढ़ना कितना आसानी से आता है? तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता था, फिर भी तुम उसके सामने अकेले चले गए। वे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा था? क्या एक बार तुम बिलीव करके मुझे नहीं बोल सकते थे?" तो वे वांगजी की तरफ देखता है और उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए फिर से इशारे में बोलने लगता है, "वैसा कुछ नहीं है वांगजी, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। वो बस मैं क्या विंग, क्या? क्या मैं इनफ स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं उससे लड़ सकूँ?" तब वे विंग वांग की तरफ देखते हुए कहते हैं, "वांगजी, तुम बहुत स्ट्रांग हो। इस कल्टीवेशन दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान अगर कोई है, तो वो हांगुन जून है। ये बात एक बच्चा भी जानता है। मैं बस खुद करना चाहता था। मुझे बचपन से ही शौक था हंटिंग करने का, लेकिन जैंग क्लैन में मुझे काफ़ी मौका नहीं मिला था। तो यहाँ पे जब मुझे मौका मिल रहा था हंटिंग करने का, तो मैं खुद को सँभाल नहीं पाया। मुझे लगा मैं कर लूँगा, मैं ईज़िली उसको हरा सकूँगा, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो मेरे पे हावी हो जाएगा। हाँ, तुम्हें लगा नहीं था कि वो तुम पे हावी हो जाएगा। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया होता तो फिर? अगर वो तुम्हें कच्चा निगल जाता तो फिर मैं क्या करता? अगर मैं लेट पहुँचता और तुम तब तक बर्बाद हो जाते, तब तुम क्या करते? फिर इनके पास इसका कोई आंसर नहीं था। वो अपने सिर को झुका लेता है। वांग जी ज़ोर से अपने हाथ को टेबल पे मारता है और अपने सिर को नीचे झुका लेता है। तभी विंग हिम्मत जुटाता है और वांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद वो वांग जी के उसी हाथ पे अपने हाथ रखता है और वांग जी के सिर को अपनी तरफ करते हुए अपने हाथों के इशारे से बोलने लगता है, "मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। इस बार के लिए मुझे माफ़ कर दो वांग जी। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।" ऐसा कहते हुए वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी को साथ ऐसे झगड़े विंग को बिल्कुल पसंद नहीं। उसे बहुत बुरा फ़ील होता है। ऊपर से विगी ने इतनी ज़्यादा उसे गिल्ट दिया था, जो सारी दर्द अभी भी उसे फ़ील हो रहा है अपने चेस्ट में। वांग जी गहरा सा साँस छोड़ता है और विंग की तरफ देखने लगता है। उसने विंग को पूरी तरीके से माफ़ तो नहीं किया था, लेकिन हाँ, विंग पे भरोसा करता है। अगर विंग ने प्रॉमिस किया है तो शायद शायद नहीं शायद नहीं, विंग निभाएगा। हाँ, उसे भरोसा है विंग पे कि वो निभाएगा। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और विंग को बस अपनी बाहों में जकड़ लेता है। वांग जी और एक्स्ट्रा शब्द नहीं बोलता। वो विंग को ऐसे ही पकड़ के रखता है और वैसे ही अपनी टाइट को बढ़ाते हुए, उसे कसते हुए ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो कितना ज़्यादा डर चुका था, कितना ज़्यादा डर चुका था विंग को खोने का, कितना ज़्यादा डर चुका था ये सोच के अगर वो लेट हो जाता तो विंग के साथ पता नहीं क्या होता। वो विंग के साथ क्या कर लेता और शायद वो विंग को फिर से कभी ना देख पाता। जितना ज़्यादा ये सारी चीज़ें वांग जी के दिमाग में आ रहा था, उतना ज़्यादा उसे अपने चेस्ट में पेन हो रहा था और वो और भी ज़्यादा कस के विंग को पकड़ रहा था। विंग को पता है कि वांग जी ने शायद विंग को माफ़ नहीं किया है, लेकिन हाँ, वांग जी विंग पे भरोसा करता है। हर ज़ख्म को हील होने में टाइम लगता है, तो विंग को पता है वो उसे वांग जी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वो ठीक हो जाएगा और वो पहले जैसा विंग के साथ था, वैसे ही रहने लग जाएगा। उस टाइम पे जिस टाइम पे विकी को ढूँढने के लिए विंग चला गया था, उस टाइम पे कुछ घंटे बाद वांग जी की आँखें खुली थी। जहाँ पे विंग को अपने आस-पास ना पाकर वांग जी को लगा था कि विंग शायद आस-पास होगा या फिर वो बाथरूम में गया होगा। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी जब विंग नहीं आता तो वांग जी को टेंशन होने लगती है, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी। इतनी रात को विंग कहाँ जा सकता है? वांग जी अपनी जगह से उठता है, अपने कपड़े को पहनता है और अपने आस-पास देखता है, तो उसे आस-पास कहीं भी विंग नहीं दिखता। वो अपनी तलवार को ले लेता है और हड़बड़ाते हुए अपने रूम से निकलते हुए पूरे इन को छानता है, जहाँ पे सब सो रहे थे। पूरे इन खाली था और इनका मेन गेट खुला हुआ था। जो देखते ही वांग जी को समझने में लेट नहीं होती कि विंग इनसे निकल गया है और शायद वो अकेले ही उस विंग को ढूंढने गया है। जो सोचते के साथ ही वांग जी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और वो हड़बड़ी में उस इनसे निकल पड़ता है।
बहुत देर तक विंग को ढूंढने के बाद फाइनली उसे एक जगह विंग मिलता है, जहाँ पे विंग बहुत ही बेबस होकर पड़ा हुआ था। वांग जी को नहीं पता कि विंग के साथ क्या हुआ था और क्या हो रहा था, लेकिन विंग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था और वो बेबस होकर पड़ा हुआ था, और उसके सामने एक विशाल आकार का दानव खड़ा हुआ था। वो वेगी था, वो विशाल आकार का सांप, जिसे देखते के साथ ही वांग जी को समझ आ जाता है कि इसने विंग के साथ कुछ किया है। जो ख्याल आते ही वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, एंड वो सांप उससे पहले विंग के ऊपर अटैक कर पाता, वांग जी अपने बीजिंग को अपने म्यान से निकालता है और एक ही बार में वेगी का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। थोड़ी देर तक तड़पने के बाद वेगी भी मिट्टी में समा जाता है। फिर वांग जी विंग को इनमें लेके आता है, जहाँ पे विंग की आत्मिक शक्ति इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। विंग इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था कि उसको खुद को रिकवर करने में 2 दिन लग गए। वांग जी ने 2 दिन तक विंग के लिए बहुत सारे ऐसे नोट्स प्ले किए थे जो उसकी गोल्डन कोर को हील होने में मदद करे, जिस वजह से शायद 2 दिन में विंग खुद को रिकवर कर पाया, नहीं तो पता नहीं कितने हफ्ते लग जाते विंग को खुद को रिकवर करने में, क्योंकि विंगी ने बहुत बुरी तरीके से विंग के कोर को अटैक किया था। फिर से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। विंग कम्प्लीटली खुद को रिकवर कर लिया था, उसकी पूरी बॉडी कम्प्लीटली हील हो चुके थे, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो लोग ईडिंग में आए थे वो चीज़ अभी भी पूरी नहीं हुई थी। वांग जी, वैनचिंग और विंग अभी वांग जी के ही रूम के टेबल में बैठे हुए थे और उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे वांग जी वैनचिंग से पूछ रहा था क्या कोई खबर मिला, जहाँ पे वैनचिंग अपने सिर को नाम में लाते हुए कहता है कि नहीं, हाँ यहाँ पे ही सारे रिसेंटफुल एनर्जी का सोर्स महसूस हो रहे हैं, लेकिन असल में कहाँ से आ रही है रिसेंटफुल एनर्जी, इस चीज़ का खबर अभी तक नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी दिन बीत चुके थे, ऐसे और भी ज़्यादा लोगों पे खतरा मंडरा रहा था। हाँ, वांग जी, विंग और बाकी लोगों ने मिलके विगी और जियांशी को मार तो दिया था, लेकिन अभी भी जो मेन खतरा था वो टला नहीं था। जब तक उस खतरे को ख़त्म नहीं किया जाता तब तक वो लोग शांति से बैठ नहीं सकते। इसी वजह से अभी भी जांच जारी चल रही है। वांग जी वेंचिंग से और भी सवाल करते हैं कि वो लोग जब आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे तो उन्हें क्या क्या मिल रहा था। वांग जी और वेंचिंग अभी बात कर रहे थे और विंग वही बैठे बैठे बोर हो रहा था, उसके पास बात करने के लिए कुछ था नहीं। हाँ, वो ध्यान से सुन रहा था, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों विंग का मन नहीं लग रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था। इस वजह से वो टेबल पर अपने सिर को रख देता है। जो देखते ही वांग जी का ध्यान विंग की तरफ जाता है। विंग के सिर के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, तुम्हें सिर में दर्द होगा, तुम बेड पे जा सकते हो। तो सुनते ही विंग अपनी आंखों को झपकाते हुए वांग जी की तरफ देखता है और मुंह बनाते हुए फिर से बैठ जाता है स्ट्रेट पोस्चर में, जहाँ पे वांग जी विंग की ऐसी अजीब रिएक्शन देखकर हंसने लगता है। तभी विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए उससे इशारे में कुछ बोलने लगता है, प्लीज़ अब ये सब बंद करो, मैं बोर हो रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही वेंचिंग एक विंग की तरफ देखती है, उसके बाद वांग जी की तरफ देखते रहते हैं। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, बाद में आके बात करेंगे इस बारे में। ऐसा कहते हुए वो उस रूम से निकल जाती है। जो देखते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुमने वेंचिंग को भगा क्यों दिया? फिर विंग अपनी आंखों को रोल करते हुए फिर से कुछ बोलता है, मैंने उसे कब भगाया, मैं बस बोल रहा था कि मैं बोर हो रहा हूँ। क्या ये इतना अननेचुरल है? क्या तुम्हें ये सारी बातें बोरिंग नहीं लग रही? हम कितने हफ्तों से ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ कुछ नहीं है, हम बस बेकार हमारे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए वो वही फ्लोर पे लेट जाता है अपने पीठ के बल। जो देखते ही वांग जी एक शाय करता है और विंग के पास आते हुए विंग को अपनी गोदी में कैरी कर लेता है। फ्लोर ठंडा है, बेड पे चलो। जो सुनते ही विंग की आंखें स्टार की शाइन करने लगी थी। वो तुरंत अपने हाथ को वांग जी के चारों तरफ रैप कर लेता है, अपनी शाइनी आंखों के साथ वांग जी की तरफ देखने लगता है, जैसे कि अभी वांग जी ने कुछ ढंग का बोल लिया हो। विंग को बेड पे लाते ही वांग जी तुरंत ही विंग को बेड पे लेटा देता है और उसके ऊपर कंबल ओढ़ देता है। तो देखते ही विंग, जिसकी आंखें स्टार की शाइन कर रही थी, वो वांग जी की तरफ कन्फ्यूजन में देखते हुए कहता है, तुम नहीं आ रहे? तभी वांग जी अपने सिर को हिलाते हुए गेट की तरफ इशारा करता है, नहीं वो बाहर जाने वाला है। जो सुनते ही विंग का मुंह बन जाता है। विंग को रूम में अकेला छोड़ के वांग जी फिर से बाहर जाने वाला है। विंग को ये सारी हरकतें वांग जी का बिल्कुल पसंद नहीं। विंग अपने फेस को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है, जैसे कि वो वांग जी को अपना गुस्सा दिखा रहा हो। जो देखते ही वांग जी एक छोटा सा स्माइल करता है और ब्लैंकेट से ऊपर से ही विंग की फोrehead पर किस करते हुए कहता है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम सोने की कोशिश करो। ऐसा कहते हुए वो उस रूम से निकल जाता है। विंग का मुंह बन चुका था।
वो ब्लैंकेट से अपने आँखों को निकालता है और वांग जी को जाते हुए देखता है। वांग जी के जाते के साथ ही विंग फिर से उस ब्लैंकेट को फिर से अपने मुँह के ऊपर रख लेता है और थोड़ी देर तक इधर-उधर पलटी खाने के बाद वो फाइनली सो ही जाता है, क्योंकि उसके पास अभी करने के लिए कुछ नहीं था। विंग खुद भी नहीं जानता कि वो कितने घंटे के लिए सो गया था। जब उसकी आँखें खुलती है तो वो अपने आप को अपने लांजान की बाहों में पाता है, जहाँ पे वांग जी ने विंग को हग करके रखा था। विंग खुद को वांग जी के पास देखकर रियलाइज़ करता है कि वो बहुत देर के लिए सो चुका है एंड अभी शायद बीच रात हो रही है और वांग जी भी पीसफुली सो रहा है। वांग जी को ऐसे सोते हुए देखकर विंग के दिमाग में कुछ खुरापाती आइडियाज़ आते हैं। वो वांग जी के फेस में अपने एक फिंगर से ड्रॉ करने लगता है। वांग जी के पूरे फेशियल फीचर को वो अपने फिंगर से ड्रॉ करने लगा था। कभी उसके आईब्रोज के साथ छेड़ने लगा था, कभी उसके नाक के साथ, कभी उसके ब्यूटीफुल आईलैशेस के साथ, कभी उसके शार्प जॉ लाइन के साथ। ऐसे करते करते विंग फाइनली वांग जी के लिप्स पे आके अपने फिंगर को रोक लेता है और अपनी उस फिंगर से वांग जी के लिप्स को धीरे धीरे दबाने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था वांग जी के फेस के साथ ऐसे छेड़खानी करने में। ऊपर से वांग जी सोते हुए इतना क्यूट लगता है कि विंग अपने फिंगर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। तभी विंग को कुछ आवाज़ आती है। उसे ऐसा लगता है कि किसी ने शायद गेट को ओपन किया है। जो सुनते के साथ ही विंग तुरंत ही उस बेड से उठने की कोशिश करता है। वांग जी ने उसे बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। मे बी कुछ हफ्ते पहले जो कुछ भी हुआ था उस वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा सिक्योर था, लेकिन फिर भी विंग तो विंग है। वो धीरे से वांग जी को हाथ को अपने ऊपर से हटाता है और धीरे धीरे बेड से उठते हुए तुरंत ही गेट के पास जाता है और गेट खोलते ही वो देखता है कि एक फिगर ऊपर से नीचे जा रहा था। इतनी रात को कौन? विंग को बहुत अच्छे से पता है कि इस रॉ में जितने भी लोग हैं वो हमारी ही टीम के, मतलब वांग जी के साथ ही आया है, मतलब लान क्लान के ही लोग हैं। तो फिर इतनी रात को कौन बाहर जा रहा है? विंग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। उस इंसान ने बिल्कुल अपने आप को ढका हुआ था, इस वजह से विंग उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाता। उनके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आता है और तुरंत ही रूम में आता है और पेपर में जल्दी हड़बड़ी में कुछ लिख कर वांग जी के पास रख देता है। विंग को पता है कि वो गलत कर रहा है। वांग जी ने पहले ही उसे इतना डांटा है कि अकेले जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो वांग जी को बिना बताए जा रहा है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। वो अभी वांग जी की इस ब्यूटीफुल स्लीप से उसे नहीं उठा सकता। वो इतना भी क्रूर नहीं है। इस वजह से वो वांग जी को बिना बताए वहाँ से निकल पड़ता है। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया कि उसने बिल्कुल बिना नहीं बताया। उसने वांग जी के लिए एक लेटर छोड़ा है ना, जिसमें उसने साफ साफ लिखा है कि मेरे प्यारे लानजान, मुझे माफ़ करना कि मुझे फिर से तुम्हें बिना बताए जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम इतने अच्छे से सो रहे थे कि मेरा मन ही नहीं किया तुम्हें उठाने की। बट फिक्र मत करो, मैं अकेला नहीं जा रही हूँ। मेरे साथ हमारी टीम में से जो भी इंसान गायब है उसके साथ मैं जा रहा हूँ। इस वजह से उठने के बाद अगर मेरे साथ साथ वो इंसान भी गायब मिले तो सोच लेना मैं उसके साथ ही गया हूँ। तुम्हारा प्यारा विंग। ऐसा कहते हुए वो उस लेटर में एक छोटा सा रैबिट ड्रॉ कर देता है और वही वांग जी के पास रखते हुए वहाँ से निकल जाता है। विंग अभी उसी इंसान को फॉलो कर रहा था जिसने अपने आप को पूरी तरीके से रैप अप करके कहीं तो जा रहा था। विंग अभी भी उस इंसान का चेहरा नहीं दिखा था। चलते चलते वो इंसान उस शहर से काफ़ी दूर आ गया था एंड फाइनली वो एक जगह आके रुकता है, पेवरल माउंटेन। वो इंसान वहाँ पहुँचते ही तुरंत ही सामने लगी हुई उस सील को अपनी मैजिक की मदद से तोड़ता है और अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाते के साथ ही उस इंसान को महसूस होता है कि शायद उसके पीछे कोई आ रहा है। इतनी देर तक उसे ये सारी चीज़ों की रियलाइजेशन नहीं हुई थी। वो इंसान इतना ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई है, वो तुरंत ही अपनी पॉकेट से 3-4 निडल निकलती है और तुरंत ही पीछे की तरफ फेंकती है कि पीछे से एक पत्थर आता है और उस नीडल के साथ टकरा के नीचे टूट के बिखर जाता है। इस सारी चीज़ों की वजह से वेंचिंग हड़बड़ाते हुए सामने बढ़ती है और उसने जिस लंबे कोट से खुद को कवर करके रखी थी वो कोट उसके ऊपर से फिसल जाता है और वो अपने सामने जिस इंसान को देखता है जिससे वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। विभूषण, तुम? विंग वही पीछे खड़ा हुआ था और वेंचिंग को ही सेम शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ देखे जा रहा था, लेकिन विंग के फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो शॉक से ज़्यादा उसके अंदर हज़ारों सवाल थे कि वेंचिंग यहाँ क्या कर रही है। विंग वेंचिंग को ही देखे जा रहा था, तभी उसे सारी चीज़ें समझ आ जाता है और वो वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम कुछ तो छुपा रहे हो हम लोगों से और बॉन्ग जी से, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें ये आईना चाहिए होगा। इसी वजह से तुम बस हफ्ते हफ्ते भर हमें घुमाए जा रहे हो और हमसे झूठ बोले जा रहे हो। जो सुनते ही वेंचिंग अपनी नज़र को नीचे झुका लेती है और वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे विंग की बातें समझ ही नहीं आ रही। तभी विंग फिर से अपना बोलना कंटिन्यू करता है।
नाटक करना बंद करो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी से आती है और तुम मेरी हर एक बातें समझ पाते हो। इस कुछ दिनों में मैं इतना तो समझ पाया हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हो, लेकिन क्यों वो मुझे नहीं पता। इसी वजह से मेरी आंखों में देखो, क्या बात है, क्यों तुम वांग जी से झूठ बोल रहे थे कि तुम्हें पता नहीं कि ये जेड मिरर कहाँ पर है। वैंचिंग, जो अभी बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी, विंग की बातें फिनिश होते ही वो विंग की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल करती है। मुझे पता था कि तुम इतनी तो बेवकूफ़ नहीं होंगे कि तुम्हें समझ नहीं आएगा मेरी हरकतें। हाँ, मुझे पहले ही समझ आ चुका था कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो, और वो तुम नहीं, मैं थी जिसने तुम्हें यह हाल आया है। जो सुनते ही विंग, जब कॉन्फिडेंसली विंचिंग की तरफ देख रहा था और विंचिंग पे हज़ारों सवाल कर रहा था, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो वेंचिंग की तरफ देखने लगता है, तो वे वेंचिंग अपने बालों को ठीक करती है और विंग की तरफ देखते हुए कहती है, बहुत शौक है ना तुम्हें वांग जी को मेकअप बनने का। हाँ, मैं जानबूझ वांग जी को इस मिरर का खोज नहीं दिया था, क्योंकि ये जेट मिरर मुझे चाहिए। मैं इसे अपने क्लैन में भेजना चाहता हूँ। जो सुनते ही विंग एक स्माइल करता है और वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम्हारा कुछ ऐसा ही प्लान होगा। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में हर किसी को इस जेट मिरर के पीछे पड़ा हुआ है और सबको यही मिरर चाहिए। तो ये सुन के मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं होगी कि तुम्हें ये मिरर चाहिए, लेकिन ये मिरर तुम्हें अपने काम के लिए चाहिए, ये मैं नहीं मान सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम इस पावरफुल मिरर को कंट्रोल कर सको। ये सुनते ही वेंचिंग थोड़ी गुस्से हो जाती है और वेंचिंग विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि मैं इस मिरर को कंट्रोल कर सकता हूँ? तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में, मेरी शक्ति के बारे में? तभी विंग हंसते हुए कहता है, अगर तुम इतनी शक्तिशाली होते तो फिर तुम्हारे पास बहुत सारे मौका थे मुझे मार के वांग जी को अपने पास पाने का। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम वांग जी से बहुत प्यार करते हो। मुझे तुम्हारी आंखों में वो सारे प्यार दिखता है, चाहे वांग जी तुमसे प्यार ना करे। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे अंदर अगर पावर भी है लेकिन उतना क्षमता नहीं है कि तुम खुद से कुछ कर पाओ। तो सच सच बताओ, तुम्हें ये मिरर क्यों चाहिए? बोला तो मैंने कि मुझे ये क्लैन के लिए। वो क्लैन तो तुम्हारा अपना भी नहीं है, जिस क्लैन ने तुम्हें अपनाने से मना कर दिया, तुम्हें और तुम्हारे भाई को धक्का मार के निकाल दिया, उस क्लैन के लिए तुम इस मिरर को चाहते हो? हाँ, इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बातें मैंने आज तक नहीं सुना। देखो पिंक, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते रहोगे। हाँ, ये बात सही है कि मुझे ये मिरर चाहिए, लेकिन ये मिरर मुझे अपने क्लैन के लिए चाहिए। मैं अपने क्लैन का मेंबर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लैन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बने। और किसने बोला कि मैं वांग जी से प्यार करता हूँ? अगर मैं वांग जी से प्यार करता तो मैं उसे तुमसे छीन लिया होता। तुम्हें यहाँ पे अपने पैरों में खड़े रखने की हालत में भी नहीं रखती। तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है वेंचिंग कि तुम क्या क्या कर सकती हो। और अगर सच में तुम्हें वांग जी से प्यार नहीं है तो फिर दे दो मुझे वो जेट टिकन जो तुमने वांग जी के नाम पे अपने पास रखा है। तुम तो उससे प्यार नहीं करते ना, तो क्यों रखा है अपने पास इस जेट टिकन को? जो सुनते के साथ साथ वेंचिंग के हाथ अपने आप अपनी कमर में लटकते हुए उस जेट टिकन पे जाता है जो वांग जी ने एक टाइम पे उसे दिया था। एंड वो उसके लिए इतना ज़्यादा खास थी कि वो आज तक उसको अपने से अलग नहीं कर पाए। वेंग की नज़र बहुत शार्प है, उसकी नज़र हर तरफ जाती है। जब उसने पहली बार वेंचिंग के पास वो जेट टोकन देखा था, तब उसने पता किया था कि ये उसे वांग जी से मिला था जब वो पहली बार क्लाउड रेसेस में आई थी। उसने अभी तक इस जेट टोकन को अपने आप से अलग नहीं किया। मतलब विंग को समझ आ रहा था कि ये जो जेट टोकन वेंचिंग के लिए कितना खास है। वेंचिंग उस जेट टोकन को पकड़ते हुए विंग की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, अब तुम अपने हद पार कर रहे हो विभूषण। मैंने तुम्हें अपना वांगजी दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर। तुम्हारा वांगजी? एक सेकेंड, वांगजी तुम्हारा कब हुआ? वांगजी पहले से ही मेरा था। वो मेरा फियांसे था एंड देन मेरा हस्बैंड, और अब वो मेरा हल्फा है। इसी वजह से तुम्हारा वांगजी सोचना, ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकालो वेंचिंग। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम लान क्लैन किसी मकसद से आए हो, एंड अगर अभी भी तुम नहीं बताने वाले कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, तो मैं अभी जाके वांग जी को सब कुछ सच सच बता दूंगा और तुम्हें उसका असली चेहरा भी दिखा दूंगा। ऐसा कहते हुए विंग मुड़ने वाला था तो वेंचिंग चिल्लाते हुए कहता है, वी वुशियान, अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी मत करना। हाँ, वांग जी मेरा है, वांग जी मेरा है जब से मैंने उसे देखा है। पेन क्लैन ने मुझे और मेरे भाई को अपने क्लैन से निकाल दिया क्योंकि मेरा भाई एबनॉर्मल था। उन सबके लिए मेरा भाई एबनॉर्मल था। उन्हें लगता था कि मेरे भाई के ऊपर किसी का वश है।
और मेरे भाई को कर्स बोलने लगे। इसी वजह से जब मैं अपने भाई के साथ इधर उधर भटक रहा था, बिना घर के, बिना छत के, तब वो लान क्लैन ही था और वो लान वांगजी ही था जिन्होंने हमारी मदद की थी। और ना चाहते हुए भी मुझे उस इंसान से प्यार हो गया जिस इंसान का मैं कर्जदार हूँ। हाँ, वांगजी मेरा है। मैं शायद ये बात वांगजी को नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास बहुत सारे मौका है। मैं चाहूँ तो तुम्हें यही मार कर तुम्हें यह ख़त्म कर सकता हूँ और वांगजी को पूरी ज़िंदगी के लिए अपना बना सकती हूँ। तभी विंग, जो सीरियसली वेंचिंग की तरफ देखे जा रहा था, वो अपनी आंखों को वेंचिंग की तरफ करते हुए कहता है, आह, इसका मतलब तुम्हें ये जेड मिरर अपने भाई के लिए चाहिए? जो सुनते ही वेंचिंग, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मुझे ये जेड मिरर अपने भाई के लिए चाहिए। तो ये तो तुम लान क्लैन से भी ले सकते हो। जब लान क्लैन को ये जेड मिरर मिल जाएगा तो तुम इस जेड मिरर को अपने भाई के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर ये तुम्हें अकेले क्यों पाना है? तो ये वेंचिंग अपने सिर को पकड़ते हुए वी विशन की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का आंसर क्यों दूँ? मुझे ये जेड मिरर चाहिए, मतलब किसी भी हाल में चाहिए। तो मेरे रास्ते से दूर रहो। अगर तुम्हें मरना नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। जो सुनते के साथ ही विंग एक स्माइल करता है और वेंची की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है जो इंसान विकी को मारने के लिए अकेले निकल सकता है, उससे मरने का डर हो सकता है? अगर सच में तुम मुझे धमकी दे रहे हो तो बस धमकी मत दो। अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। ऐसा कहते हुए वो अपने एक पैर वेंचिंग की तरफ बढ़ा देते हैं, जिससे वेंचिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे पहले कि वो विंग की तरफ बढ़ पाती, वहाँ पे हलचल होने लगता है। अचानक से एक अजीब सी तूफान चलने लगती है और चारों तरफ धुंधला धुंधला हो जाता है, जिससे वेंचिंग और विंग दोनों ही एक अपने फेस को कवर कर लेता है। ऊपर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, एक अजीब सी चिल्लाने की आवाज़, जो उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था। वेंचिंग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कैसे है। तभी विंग अपने यहाँ चारों तरफ देखता है। वो लोग ब्यूरल माउंट में हैं, जहाँ पे वो जेड मिरर है। उन लोगों ने बहुत पहले यहाँ पे कदम रख दिया था और शायद जेड मिरर को भी उन लोगों का एहसास हो चुका है, एंड इसी वजह से शायद ये तोड़ फोड़ अचानक से होने लगी। विंग वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तभी वेंचिंग विंग की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे वो मिरर चाहिए। जो कहते हुए आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी विंग वेंचिंग की तरफ भागते हुए आते हुए अपने अंदर से एक तालिस्मान को निकालता है और वेंचिंग की तरफ फेंकते हुए कहता है, वांग जी से प्यार करते हो ना? चलो तुम्हें एक मौका देता हूँ, वांग जी को अपना बना के दिखा। ऐसा कहते हुए उस तालिस्मान को वेंचिंग की तरफ फेंक देता है। वेंचिंग इससे पहले कुछ समझ पाती या सोच पाती, वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। विंग ने वेंचिंग के ऊपर ट्रांसपोर्टेड तालिस्मान की यूज़ किया था, जिससे वेंचिंग वहाँ से टेलीपोर्ट होके बीरबल माउंट से काफ़ी दूर चला गया था। वेंचिंग खुद भी नहीं जानता कि वो कैसे यहाँ पहुँचा। वो वहाँ से काफ़ी दूर था और वेंचिंग बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो यहाँ पहुँचते ही विंग की हर एक बातें वेंचिंग के दिमाग में आने लगा था। वांग जी से बहुत प्यार करते हो ना? अगर कर सको तो वांग जी को अपना बना के दिखाओ। वेंचिंग को उस टाइम पे तो विंग की बातें समझ नहीं आई थी, लेकिन अभी समझ आ रहा था विंग की बातों का मतलब। वो विंग उस बीरबल माउंट में खुद को फंसा लिया है और अब वो उस आईने के साथ खुद अकेला है। वेंचिंग को समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे वांग जी के पास जाना चाहिए या फिर उसे फिर से उस माउंटेन में लौट के जाना चाहिए और विंग को बचाना चाहिए। वेंचिंग वहीं पे हैरान परेशान खड़ी हुई थी, तभी उसे दूर से काफ़ी सारी रोशनी दिखती है और वांग जी तेज़ कदमों के साथ उस तरफ आ रहा था। हाँ, वांग जी ने विंग का लेटर पढ़ लिया था। बीच रात को ऐसे लेटर पाके वांग जी बिल्कुल शॉक हो चुका था। उसे पता था कि विंग सुधरने वाला इंसान नहीं है, इसी वजह से उसे कितना भी डांट लो वो नहीं सुधरने वाला। वो तुरंत ही अपने सारे डिसाइपल को लेकर निकल चुका था और वेंचिंग को रास्ते में देखकर वांग जी वेंचिंग के पास आता है और वेंचिंग की तरफ देखते कहता है, विंग कहाँ है? विंग तो तुम्हारे साथ था ना? वेंचिंग को समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या बोलना चाहिए। वो हड़बड़ाते हुए हकलाते हुए बोलता है, विंग विंग उस जेड मिरर के पास है। मैं भी वहाँ था, लेकिन उसने मुझे टेलीपोर्ट करके यहाँ भेज दिया और वो वहाँ खुद रह गया। वांग जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और डर जाता है। वो वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने विंग को वहाँ अकेला क्यों छोड़ा? कहाँ है वो जेड मिरर? कहाँ है? बताओ वेंचिंग, तुम्हें अगर पता था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो ब्यूरल माउंट में। वांग जी अपनी बातें कंप्लीट भी कर पाता उससे पहले वांग जी अपनी रफ्तार को तेज़ करता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उड़ के उस ब्यूरल माउंट की तरफ जाने लगता है। उससे पहले वो सारे डिसेबल वांग जी को फॉलो करता, वो सबको मना कर देता है कि कोई भी वांग जी के पीछे नहीं आएगा, वांग जी खुद वहाँ जाएगा। वांग जी को पता है वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है और यहाँ पे सारे जूनियर डिसेबल थे, वो किसी को खतरे में नहीं डाल सकता। जिंगी, शिजे, ये लोग वांग जी को अकेला तो जाना नहीं देना चाहते थे, लेकिन वांग जी ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया था, इस वजह से वो लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। वेंचिंग अभी भी शॉकिंगली वही खड़ी हुई थी और वो लोग भी वहाँ पे वांग जी को बस जाते हुए देख रहे थे।
वही हमें विंग को दिखाया जाता है जो वहीं पे सीधा खड़ा हुआ था और उसके सामने एक काली फिगर की औरत खड़ी हुई थी जिसके बाल लहराते हुए उसके पैरों तक आ रहे थे। उसके फेस बहुत ज़्यादा सुंदर थे, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके फेस में काफ़ी सारे दाग थे लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वो विंग की तरफ एक टक देखे जा रही थी और विंग भी उस औरत की तरफ एक टक देखे जा रहा था। हाओपो, इस जेड मिरर के अंदर रहने वाली ये शैतान दानव जो इंसानों की सोल खाते हैं, और यही ये हाओपो है जो जिसकी वजह से इंसान मुर्दा बन रहे हैं। विंग हाओपो की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम फाइनली बाहर आ ही गए। तभी हाओपो विंग की तरफ देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं, माय सोल, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझ तक फिर से आ जाओगे। पहली बार जब तुम मेरे पास आए थे तब तुम्हें अपने माँ और बाबा दोनों को ही खोना पड़ा था, लेकिन अपने पसंद के दोनों इंसानों को खोने के बाद भी तुम फिर से मेरे पास आ जाओगे। हाँ, पता नहीं क्यों मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ अपनी आँखों में। ऐसा कहते हुए वो विंग के सामने आने लगा। वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी जितना ज़्यादा वो विंग के सामने आ रही थी, और उसके बाल बहुत ज़्यादा लहरा रहे थे। वैसे माय सन, तुम मुझे भूले तो नहीं ना? ऐसा कहते हुए वो एक स्माइल कर देता है। विंग हाप की तरफ बहुत ही कड़ी नज़रों से देखे जा रहा था। उसके आंखों में कई सालों से दबा हुआ गुस्सा था। हाँ, उसने अपनी आंखों के सामने इस बुज़दिल औरत को अपने माँ बाबा को मारते हुए देखा था। वो इस औरत को कैसे भूल सकता है? वो अगर अपनी ज़िंदगी में किसी से नफरत करता है तो वो यही शख्स है। विंग गुस्से में हापू की तरफ देखे जा रहा था। तभी हापू विंग की तरफ आती है और अपने एक हाथ से विंग की फेस को सहलाते हुए कहती है, तुम तो एक ओमेगा हो ना, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब बचपन में देखा था तो तुम क्यूट तो थे, लेकिन बड़े होते होते तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत बन चुके हो। सच में, अगर उस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं होता तो इतनी खूबसूरत क़यामत कुदरत के मैं आज मिस कर जाती। ऐसा कहते हुए वो विंग के बालों को सहने लगा। तभी विंग गुस्से में हापू की तरफ देखते हुए कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? तभी हापू अपने हाथ को हटाते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे क्या चाहिए? वैसे ये सवाल मुझे तुमसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम तो यहाँ खुद आए हो ना मेरे पास। क्या चाहिए तुम्हें? तुम इतने सालों बाद मेरे पास आए हो तो मुझे तुम्हें एक गिफ्ट तो देना ही चाहिए, है ना? मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी गिफ्ट दे दिया है। मैंने तुम्हें तुम्हारी आवाज़ तो लौटा दिया। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगी। चलो, कोई बात नहीं। अगली पहली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हारे माँ बाबा ने मेरे सामने भीख मांगे थे, लेकिन इस बार अगर तुम खुद से मेरे पास आए हो तो इस बार मुझसे माफ़ी का उम्मीद तो बिल्कुल मत रखना। वैसे भी तुम्हारे सोल को खाने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। ऐसा कहते हुए वो विंग के पूरे फेस को सहलाने लगे, उसके बालों को सहलाने लगी और उसको एक भूखी नज़र से देखने लगी। वही हमें दूसरी तरफ वांगजी को दिखाया जाता है जो ऑलमोस्ट ब्यूल माउंट में पहुंच चुका था। वो अपनी सॉर्ट से नीचे उतरता है और जल्दी से उधर अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी वेंचिंग वांगजी के सामने आ जाती है और वांगजी को रोकते हुए कहते हैं, लान वांगजी रुक जाओ, क्या तुम पागल हो चुके हो? वो जेड मिरर जाग चुकी है, अगर तुम अंदर चले गए तो वो तुम्हें खा जाएगा। क्या तुम्हें मरना है? तभी वांगजी वेंचिंग की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम अंदर थे फिर भी तुमने विंग को वहाँ अकेला छोड़ दिया, लेकिन विंग मेरा ओमेगा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे सामने से हटो वेंचिंग। तो वेंचिंग वांगजी को रोकते हुए कहती है, मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, वो था जिसने मुझे वहाँ से भेज दिया था, और अब मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। वांगजी, अंदर बहुत खतरा है। विंग अंदर है वेंचिंग, विंग अंदर है, लेकिन तुम्हें लगता है कि वो जेड मिरर उसे छोड़ा होगा? तुम्हारे अंदर जाके कोई फायदा नहीं, विंग अब तक मर चुका होगा। तभी वांगजी वेंचिंग के ऊपर पहली बार चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो, विंग को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, मेरे सामने से हटो। ऐसा कहते हुए वो वेंची को अपने सामने से हटाने लगा। तभी वेंची वांगजी के सामने आता है और वांगजी के दोनों कंधों को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम कुछ भी कर लो, आज मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तुम समझ भी पा रहे हो, अंदर खतरा है, तुम्हारे पहुंचते ही वो जेड मिरर तुम्हें खा जाएगा, हम दोनों में से कोई नहीं बचेंगे। प्लीज वांगजी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अभी तुम्हारे पास प्रॉपर हथियार नहीं है, तुम उस जेड मिरर के साथ नहीं जीत सकते। तभी वांगजी वेंचिंग के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए कहता है, वेंचिंग, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, विंग अंदर है और मुझे उसे बचाने जाना ही होगा। नहीं, तुम नहीं जा सकते।
क्यों नहीं जा सकता? विंग अंदर है, तुम समझने की कोशिश भी कर रहे हो, वो अंदर अकेला है। तुम उससे अकेला छोड़ सकते हो, लेकिन वो मेरा ओमेगा है, मुझे उससे बचाना ही होगा। मेरे सामने से हटो। तभी वेंचिंग वांगची के सामने से रुकते हुए कहता है, नहीं, तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्यों वेंचिंग, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या? विंग अंदर है। हाँ, मुझे पता है विंग अंदर है, लेकिन अगर मैंने आज तुम्हें जाने दिया तो मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी के लिए खो दूँगा, और मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वांग जी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरे साथ वापस लौट जाओ। तभी वांग जी विंग-चिंग की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, वेन-चिंग, क्या तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है? क्या तुम सच में यही चाहते हो कि मैं अपनी ओमेगा, अपने विंग को अंदर मरते हुए छोड़कर यहाँ से चला जाऊँ? तभी वेन-चिंग बोलता है कि मुझे पता है वांग-ची, तुम्हें विंग के लिए फ़िक्र है, लेकिन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि अगर तुम अभी अंदर चले गए तो हम में से कोई नहीं बचेंगे, ना विंग, ना तुम, ना मैं। बेकार मरने के लिए जाने से अच्छा हम वापस चलते हैं, हम वहाँ कुछ सोच। तभी वांग जी वेंचिंग को धक्का देते उसे पीछे से हटाते हुए कहता है, क्या तुम सच में पागल हो चुके हो वेंचिंग? क्या क्या तुम्हें लगता है कि हम फिर से वापस जाएंगे, फिर सोचेंगे, और फिर जब आएंगे तब तक विंग सही सलामत होगा? तो फिर वेंचिंग वांग जी को संभालते हुए कहता है कि वांग जी मेरी बात सुनो, नहीं समझ रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है वेंचिंग, तुम ऐसा तो कभी नहीं थे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी। क्या तुमने कभी मेरे आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा? क्या तुम्हें कभी मेरा प्यार का एहसास नहीं हुआ? क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? क्या तुम एक बार के लिए मुझसे प्यार नहीं कर सकते? मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, और मैं बीइंग से प्यार करता हूँ वेंचिंग। ऐसा कहते हुए वो वेंचिंग की आंखों में देखने लगा, जहाँ पे वेंचिंग की आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिर रहे थे। वांगची अभी गुस्सा हो रहा था, वो वेंचिंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि ये टाइम नहीं है वेंचिंग को अपना प्यार का इजहार करने का। अभी उसका ओमेगा, उसका विंग अंदर मुसीबत में है, और वेंचिंग यहाँ क्या कर रही है? शायद शायद वेंचिंग विंग का उसी बात का पालन कर रहा है। जाओ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, वांगची को अपना बना के दिखाओ। वेंचिंग खुद भी नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन शायद शायद ये उसकी लाइफ का आखिरी मौका है अपना प्यार का इजहार वांगची के पढ़ने का। वेंचिंग अपनी आँख में आंसू लेते हुए वांगी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्या मुझे एक मौका नहीं दिया जा सकता वांगजी? तभी वांगजी वेंचिंग के हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, वेंचिंग, तुम अभी अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, तो मैं यही बोलूँगा कि तुम्हें लौट जाना चाहिए। विंग अंदर खतरे में है, और मैं अपनी ओमेगा को इस हालत में कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं अपने ओमेगा से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहीं पे वेंचिंग के हाथ को झटकते हुए अंदर की तरफ चला जाता है, जहाँ वेंचिंग बिल्कुल टूट चुका था। हाँ, उसे पता था वांगजी उससे प्यार नहीं करता है, लेकिन शायद ये सच्चाई जब उसके सामने आ रहा है, जब सच में वांगजी ने उसके प्यार को ठुकरा दिया, उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, तो शायद वो सह नहीं पा रहा है। वो वही घुटनों के बल बैठ जाती है और रोने लगती है। वी भूषण, जो अभी भी उसी हाउफो के सामने खड़ा था और उससे बातें किया जा रहा था, तभी हाउफो विंग की तरफ देखते हुए एक घड़ी से स्माइल करती है और विंग के पास आते हुए कहती है, अब तो और मज़ा आएगा, मुझे तुम्हारी अल्फ़ा का स्मेल आ रही है। ऐसा कहते हुए वो स्मेल करने लगी, जिससे विंग को भी रियलाइज़ होता है कि वांगजी आस पास ही है। क्या वांगजी विंग को ढूंढते हुए यहाँ आ गया है? वो उससे पहले और कुछ बोल पाता वहाँ वो विंग को कट करते हुए कहता है, अब मुझे तुम्हारे नहीं, तुम्हारे अल्फ़ा का सोल चाहिए। ऐसा कहते हुए वो विंग के अंदर से विंग का सोल निकाल लेती है और अपने अंदर कैद कर लेती है। विंग अभी हाउपो के अंदर कैद थी। वो चारों तरफ अंधेरा था और उससे बस दूर हाउपो खड़ी दिख रही थी, जो वांगजी के लिए इंतज़ार कर रही थी। विंग चाह के भी वहाँ से निकल नहीं पा रहा था, चिल्ला नहीं पा रहा था, चीख नहीं पा रहा था, वांगजी को बुला नहीं पा रहा था। जहाँ पे वांगजी भागते हुए जब विंग के पास आता है, तो वो वहाँ पे विंग की बॉडी को देखता है, जो वही ज़मीन पे पड़ा हुआ था। जिसे देखते ही वांगजी की सांस उसके गले में ही रुक जाता है। वांगजी के कदम लड़खड़ाने लगते हैं और वो भाग के विंग के पास जाता है, जहाँ पे विंग के हाथ पकड़ते उसे उसका हाथ बहुत ही ठंडा महसूस होता है। उसे कभी विंग इतना ठंडा कभी महसूस नहीं हुआ। विंग का बॉडी हमेशा इतना गर्म रहता है, जो वांगजी को बहुत ही वार्म फील करवाता है, लेकिन अभी विंग की पूरी बॉडी बिल्कुल ठंडा पड़ चुकी थी। वांगजी बार बार विंग के हाथ को पकड़ रहा था, विंग के गले को टच कर रहा था, बार बार विंग की गर्माहट को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं, विंग जिंदा नहीं है। विंग मर चुका है। ये चीज़ वांगजी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि
विंग मर चुका है। वो विंग की बॉडी को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और उसके फेस को अपने हाथ से बार बार सहलाते हुए कहता है, नहीं नहीं विंग, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। विंग आंखें खोलो, देखो तुम्हारा अल्फा, तुम्हारा वांगजी आ चुका है। विंग आंखें खोलो, देखो मैं आ चुका हूँ। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते विंग, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो विंग, प्लीज़ आंखें खोलो विंग, आंखें खोलो। ऐसा कहते हुए वो विंग को बार बार बुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंग विंग तो बहुत ही दूर दूर कहीं कैद हुए पड़ा है, जहाँ पे वो वांगजी को देख तो पा रहा था, सुन पा रहा था, लेकिन उसे वांगजी नहीं दिख रहा था, वांगजी उसे सुन नहीं पा रहा था। विंग बार बार कोशिश कर रहा था कि उस दीवार को तोड़ के वो वांगजी के पास जा पाए, लेकिन वो नहीं जा पा रहा था। वो हाउपू की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे अल्फा को छोड़ दो, तुम्हें तुम्हें मेरे सोल चाहिए ना, मुझे मुझे ले लो प्लीज़। वांगजी को कुछ मत करो हाउपू, प्लीज़ उसे कुछ मत करो। तभी हाउपू हंसते हुए कहता है, अच्छा बहुत प्यार करते हो अपने अल्फा से। मुझे भी तुम्हारे अल्फा को देख के बहुत बुरा लग रहा है, बेचारा कितना तड़फ रहा है, वो तुम्हारे पास आना चाहता है, ऐसा है ना? ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगा। तभी विंग गुस्से में हापू की तरफ देखते हुए कहता है, खबरदार वांगजी को छूने की कोशिश भी मत करना। क्यों क्यों मैं तुम्हारा बात सुनूं? तुम इंसानों ने भी तो मेरे साथ बहुत गलत किया। उस तरह एक बार भी तुम लोगों को मेरी चीख सुनाई दी थी। ऐसा कहते हुए हापू हापू गुस्से में विंग की तरफ देखने लगा और वांगजी की तरफ बढ़ने लगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था वो एक हादसा था, उसमें उसमें तुम सारे इंसानों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हापू कुछ इंसान होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, वो सबके साथ बुरे करते हैं और उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता। तो मैं क्या करूं? मेरा शन, मेरा अल्फा, जब वो मर रहा था तब कोई नहीं आया था हमें बचाने के लिए। वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जान दे दिया। ये देख रहे हो मेरे फेस में, मेरे पूरे शरीर में इतने घाव है। तुम इंसानों ने दिया है इतना घाव, मैंने बहुत दर्द सहे है। अब अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस पूरे दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, उन सारे इंसानों को खा जाऊंगा जो इन दुनिया में रहने के भी लायक नहीं है। ऐसा कहते हुए वो आंची की तरफ बढ़ने लगा। तभी विंग रोते हुए हापो को रोकने की कोशिश करता है। हापो हापो रुक जाओ, देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो बस एक हादसा था। तुम गलत इंसान के पास फंस गए थे और तुम इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। तुम बुरे नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ वांग जी को कुछ मत करो। लेकिन हापो वो बहुत गुस्से में थी। हाँ, किसी ने उसका भी चिल्लाना नहीं सुना था। वो जब चीख रहा था, अपने प्यार के लिए भीख मांग रहा था, तब किसी ने नहीं सुना था। उसे बहुत अच्छे से याद है वो चेहरे जो हंस रहे थे, वो अपने शन को मरते हुए देख रहा था। वो दोनों ही दानव थे, शैतानी ताकत को काबू कर पाते थे। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, हापो और शन। लेकिन कुछ बुरे इंसानों ने उन दोनों को कैद कर लिया और उन दोनों को अपनी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। शन कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करना चाहते थे। हाँ, वो दोनों दानव थे, लेकिन उन दोनों का खुद का एक दुनिया है। शन को इन लोगों से, इन इंसानों से कोई मतलब नहीं था, इसी वजह से उसने मना कर दिया था। वो ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उन बुरे इंसानों ने नहीं सुना। उन्होंने ज़बरदस्ती शैन से वही सब कुछ करवाया जो सब कुछ उन लोगों को ताकत दे सके। और जब शैन ने हर चीज़ के लिए मना कर दिया तो वो लोग हापो को पकड़ लिए और उसे टॉर्चर करने लगे। उसे इतने ज़ख्म दिए जिस घाव अभी तक हापो के पूरे शरीर में दिखता है। वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो दाग शायद कहीं ना कहीं उसके दिल के उस घाव को ताज़ा कर देता था। शन हापो को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी का कुर्बानी दे देता है, लेकिन वो इंसान तब भी नहीं रुके। उन लोगों ने हापो को उस जेट मिरर में कैद कर दिया पूरी ज़िंदगी के लिए, ताकि हापो पूरी ज़िंदगी तड़पता रहे। हापो आज़ाद नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से वो हमेशा इधर उधर भटकता रहता था। वो उसके अंदर नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो उन इंसानों से नफ़रत करने लगा था, उसे इंसानों से घिन होने लगा था। इसी वजह से वो इंसानों से उनकी आत्मा छीन लेती थी और उसे खा जाती थी। वो इंसानों पे बिल्कुल रहम नहीं खा सकते। इन इंसानों ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। एंड वही चीज़ का बदला अभी हापो के आंखों में था, जो विंग देख पा रहा था। लेकिन लेकिन वांगजी बेकसूर है, वो बहुत अच्छा है। हापो वांगजी के साथ कुछ नहीं कर सकता। उसे विंग का सोल चाहिए ना, वो ले सकता है, लेकिन प्लीज़ वांगजी को छोड़ दे। तभी हापो जाने वाला था कि विंग चिल्लाते हुए कहता है, हापो वो मेरा अल्फा है, प्लीज़। तुम्हारा अल्फा भी तो तुम्हें बचाने के लिए अपना जान की कुर्बानी दी थी ना, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं अपने अल्फा को मार चाहती हूँ, मैं अपने अल्फा को बचाना चाहती हूँ, मैं अपनी जान की कुर्बानी देना चाहता हूँ, प्लीज़
तुम मुझे मार डालो, मेरा सोल ले लो, उसके बदले मेरे अल्फ़ा को छोड़ दो। प्लीज़ हाउफो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, मेरे अल्फ़ा के जान का भीख, प्लीज़ उसे छोड़ दो। ऐसा कहते हुए विंग हाउफो के सामने गिड़गिड़ाने लगा। हाउफो जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, उसकी आंखों में नफ़रत जो थोड़ी देर पहले झलक रही थी, उसकी आंखों में कुछ कुछ अजीब सा दिखता है। वो विंग की तरफ देखने लगता है, एक टक जहाँ पे विंग बुरी तरीके से रो रहा था और हाउफो के सामने भीख मांग रहा था। इनको बहुत अच्छे से पता है कि हाउफो अगर एक बार वांग जी के सामने गया तो वो तुरंत ही वांग जी से उसका सोल छीन लेगा। वांग जी के अंदर उतनी पावर नहीं है कि वो हाउफो से लड़ सके। हाउफो विंग को थोड़ी देर तक देखता रहता है, एक टक देखता रहता है, फिर वो विंग से अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, क्या तुम अपने आप को कुर्बान कर सकते हो अपने अल्फा के लिए? तो विंग एक सेकंड नहीं गवाता और तुरंत ही कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कुर्बान कर सकता हूँ, तुम मेरे अल्फा को छोड़ दो, उसे जाने दो, प्लीज़ उसे कुछ मत करो प्लीज़। ऐसा कहते हुए वो बार बार भीख मांगने लगा। तभी आप वो एक गहरी सांस छोड़ता है। उसकी आंखें जो अभी गुस्से में थी वो बिल्कुल शांत लग रही थी। तभी वो विंग की तरफ देखते रहता है। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी अल्फा की जान चाहिए, मुझे तुम्हारी जान के बदले उसका जान चाहिए। जो सुनते ही विंग जो अभी हाउप के सामने गिड़गिड़ा रहा था, उससे भीख मांग रहा था, वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं हाउफो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं वांग जी यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। विंग बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था, लेकिन वांग जी के कानों तक विंग की एक भी आवाज़ नहीं पहुँच रहा था। तभी हाउपो जो मुस्कुराते वांग जी के सामने आती है। अपने सामने किसी को आता हुआ महसूस होते ही वांग जी अपनी आंखों को अपने सामने करता है। उसने अभी भी विंग की पूरे शरीर को पकड़ा हुआ था और अपने सामने की उस औरत को देखती वांग जी को समझ आ जाता है कि ये वही औरत है, द जेट ऑफ मिरर का वो औरत जिसे कैद किया गया था। वांग जी गुस्से में हाउपो की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने मेरे विंग को मार डाला? क्यों? ऐसा कहते हुए वो हाउपो के ऊपर चिल्लाने लगा। फिर हाउपो वांग जी की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, मैंने विंग को मारा? किसने बोला? क्या तुमने देखा है कि मैंने विंग को मारा? ऐसा कहते हुए वांग जी की तरफ देखने लगा। हापो के बात सुन के वांग जी को और गुस्सा आ रहा था। वांग जी को बहुत अच्छे से पता है कि यही वो औरत है जिसने उसके विंग को छीन लिया है। वो अपनी तलवार को उठा लेता है और हापो की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे उम्मीद पे हाथ लगाने की? ऐसा कहते हुए वो अपनी तलवार से हाफू की तरफ अटैक करने ही वाला था, तभी हाफू वहाँ से गायब हो जाते हैं। हाफू को हराना उतना भी ईजी नहीं है जितना वांग जी सोच रहा है। फिर भी बार बार हाउपो के ऊपर पागलों की तरह अटैक किया जा रहा था, लेकिन हाउपो वांग जी के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। वांग जी की हिम्मत भी नहीं है कि जब तक हाउपो ना चाहे वो हाउपो को छू भी पाए। वांग जी थक हार के वही बैठ जाता है और रोने लगता है। हाउपो अभी भी शांति से वही खड़ा हुआ था। तभी वांग जी रोते हुए अपने घुटने पे बैठ जाता है। उसके बाद वो रफली अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें तुम्हें हमारी सोल चाहिए ना, ठीक है। उससे ऐसा कहते हुए वो अपनी तलवार को वही फेंक देता है और हाउपो के सामने घुटने पे बैठते हुए कहता है, मार डालो मुझे, मेरे शरीर से मेरे रूह को अलग कर लो और अपने पास रख लो, उसे खा लो, जला लो, तबाह कर दो। मैं नहीं जीना चाहता, मैं अपने ओमेगा के बिना एक पल भी नहीं जीना चाहता, मुझे मार डालो। ऐसा कहते हुए वो हाफू की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी हाफू अपने एक हाथ को बढ़ाता है और वांग जी को रोक देता है। वांग जी फिर से वहीं पे रुक जाता है और हाफू की तरफ देखने लगता है। वो बहुत ही टूटा हुआ, बहुत ही थका हुआ और जैसे लग रहा था कि वो दुनिया से बिल्कुल हार मान चुका है। हाफू वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, सच में तुम अपने जान देने के लिए मान गए? जो सुनते ही के साथ ही विंग चिल्लाते हुए कहता है, हाउफो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वांग जी को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने जान दूंगा, तुम मेरा जान दे दो बट वांग जी को छोड़ दो, तुम मेरा जान ले लो। ऐसा कहते हुए चिल्लाने लगा। तभी वांग जी अपने सिक्के को नोट कर देता है, हाँ मैं तुम्हें अपना जान दे दूंगा, तुम तुम मेरा जान ले लो। तभी हाफू दीदी से कहता है, ठीक है, विंग मरा नहीं है, अगर तुम्हें विंग का सोल चाहिए तो मुझे मार के तुम्हें उसका सोल लेना होगा। विंग जो भी चिल्ला रहा था वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। एक सेकंड के लिए उसे समझ नहीं आता कि हाफू ने अभी क्या कहा। वो अभी वांग जी को यही बोलने वाला था ना कि विंग जिंदा है, तुम्हें उसके सोल के बदले बदले खुद के सोल देना पड़ेगा, लेकिन हाफू ने बोला कि अगर उसे विंग का सोल लेना है तो उसे हाफू को मारना पड़ेगा। विंग एक सेकंड के लिए कुछ समझ नहीं पाता। फिर वांग जी को समझ आ जाता है हाफू की बातें। वो तुरंत ही अपनी तलवार को उठाता है और हाफू की तरफ भगता है और एक झटके में
अपने तलवार को हावो के आर पार कर देता है। ये कैसे हुआ? नहीं, वो तो अब तक हाफो को छू भी नहीं पा रहा था और एक ही झटके में उसने हाफो के आर पार उसके तलवार कर दिया। वांग जी के बीच से एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लाइट निकलने लगी और जो धीरे धीरे हाफो की बॉडी को तबाह करने लगा। क्या सच में वांग जी ने हाफो को मारा है? हाफो तुरंत ही अपनी घुटने के बल बैठ जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर से वो काली शक्ति, वो रिसेंटफुल एनर्जी धीरे धीरे हवा में महकने लगता है। जो देखते ही विंग शॉक हो जाता है। वो हाफो की तरफ देखने लगता है। उसके सामने एक ट्रांसपेरेंट दीवार थी जिसके इस बार तो वांग जी नहीं देख सकता विंग को, लेकिन विंग वांग जी को देख सकता था। उस दीवार पे हाथ रखता है जहाँ पे क्रैक बनने लगे थे। तो समझ आ रहा था कि हाफो की शक्ति खत्म हो रही थी। वो हाफो की तरफ देखते हुए कहते कि ये क्या? तभी हाफो विंग की तरफ देखती है और एक स्माइल करते हुए कहती है, बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ, मुझे अब अपनी शैन के पास जाना है। जो प्यार मुझे नहीं मिल पाया, मैं चाहता हूँ वो प्यार तुम्हें मिले। खुश रहो। और देखते के साथ ही काली धुएं के साथ हाफो वहाँ से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। वो तलवार जो वांग जी ने हाफो के आर पार कर दिया था, वो तलवार नीचे गिर चुका था और वांग जी पे अपने घुटनों के बल गिर चुका था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्या सच में हाफो मर गया? क्या सच में उसने हाफो को मार दिया? लेकिन विंग 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 कहाँ पर है? विंग का सोल कहाँ पर है? वहाँ पे जो जेड मिरर था उसके पूरे कांच टूट चुके थे और वो बिल्कुल साधारण दिख रहा था। उसके अंदर की पड़ी हुई वो ग्रीन कलर बिल्कुल गायब हो चुका था। तभी वांग जी अपने बीजन को वही फेंकता है और विंग की तरफ बढ़ते हुए विंग के चेहरे को अपने हाथ में लेता हुआ कहता है, विंग विंग तुम ठीक हो ना? ऐसा कहते हुए विंग को सहलाने लगा। विंग की वार्मथ को फिर से महसूस करने लगा, लेकिन विंग का शरीर अभी भी ठंडा पड़ा हुआ था। हाफू ने तो बोला था ना कि अगर उसने हाफू को मार दिया तो वो विंग की सोल को वापस कर देगा। विंग मरा नहीं है तो फिर कहाँ पर? विंग कहाँ पर? विंग जिंदा क्यों नहीं हो रहा है? वांग जी बार बार विंग को हिलाने की कोशिश कर रहा था, विंग को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग विंग नहीं जग रहा था, विंग नहीं हिल रहा था। वांग जी विंग को बहुत ही कस के पकड़ लेता है, उसके अपने बाहों में जकड़ लेता है और बार बार विंग को बुलाने की कोशिश करता है। नहीं नहीं, हाफो ने तो अभी बोला ना कि विंग विंग का सोल वो वापस कर देगा अगर उसने हाफो को हरा दिया। तो फिर विंग कहाँ पर है? विंग जिंदा क्यों नहीं हो रहा है? विंग, ऐसा कहते हुए बहुत ही कस के विंग को पकड़ा हुआ था। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। विंग अभी वांग जी के बहुत करीब था, उसने विंग को अपने सीने से लगाया हुआ था। तभी उसे कुछ सुनाई देता है, एक टैनी हार्ट बीट जो धीरे धीरे धड़क रहा था और वो हार्ट बीट धड़कते हुए धीरे धीरे लाउड हो रहा था। वांग जी तुरंत ही विंग के हार्ट पे अपनी कान को रखता है जहाँ पे उसे विंग के हार्ट बीट सुनाई दे रहा था, लाउडर और भी लाउडर और भी लाउडर। वांग जी तुरंत ही विंग के फेस की तरफ देखता है जो अभी भी पेल था। वो उसके नब्स को चेक करता है जहाँ पे उसके नब्स चल रहे थे। वो विंग के गालों को सहलाते हुए कहता है, विंग विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग तुम जिंदा हो? विंग आंखें खोलो, विंग देखो देखो तुम्हारी वांग जी, तुम्हारा वांग जी, विंग आंखें खोलो। ऐसा कहते हुए बार बार विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी विंग धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है। उसकी पूरी बॉडी अभी भी ठंडी पड़ी हुई थी, उसका फेस बिल्कुल पेल था। वो अपनी ब्लरी आइज से वांग जी की तरफ देखता है और एक हल्की सी आवाज़ में पहली बार वांग जी का नाम लेता है, लानसान। लेकिन इससे पहले विंग और कुछ बोल पाता वो फिर से बेहोश हो जाता है। वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। वांग जी समझ नहीं पाता विंग फिर से बेहोश क्यों हो गया। वो बार बार विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग नहीं उठ रहा था। तभी वांग जी फिर से विंग को बुलाने लगा। वो खुद की आत्मिक शक्ति विंग को देने लगा। तभी विंग फिर से धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है, लानसन, मुझे नींद आ रही है, बार बार क्यों मुझे बुला रहे हो? जो सुनते ही वांग जी की सांस में फाइनली सांस आते। उसको शायद लगा था कि विंग फिर से उसे छोड़ के चला गया। विंग ने जब अपनी आंखों को बंद कर लिया था, वांग जी घबराते हुए कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? तभी विंग वीकली स्माइल करता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मुझे पकड़ो, मुझे गर्म करो। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के पास और भी ज़्यादा करीब चला जाता है और वांग जी भी विंग को बहुत ही करीब कर लेता है क्योंकि उसे विंग को अभी गर्म करना था, विंग को ठीक करना था। वांग जी ऐसे ही विंग को बहुत ही कस के पकड़ के रखा था। तभी विंग फिर से अपनी आंखों को खोलता है। वो अभी भी ठीक से अपनी आंखों को खोल के नहीं रख पा रहा था, जैसे बार बार अपने पलकों को झपका रहा था।
अभी विंग का टेम्परेचर थोड़ा-थोड़ा नॉर्मल होने लगा था, वो थोड़ा-थोड़ा नॉर्मल हो रहा था। तभी विंग वांगची की तरफ हँसते हुए कहता है, लानसान, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा सुपर हीरो ने मुझे बचा लिया, तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू लानसान। ऐसा कहते हुए वो वांगची की तरफ देखने लगा। तभी वांगची विंग के उस पर हाथ रखते हुए कहते हैं, चुप चुप हो जाओ, तुम और एक भी बात नहीं कहोगे। ऐसा कहते हुए वो फिर से विंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगा। विंग अपना मुंह बना देता है और फिर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लर्नर का बहुत बुरे है, बहुत बोरिंग है, बट कोई बात नहीं, वो तो मेरे ही अल्फा है ना। ऐसा कहते हुए वो बार बार अपनी ऐसी वैसी बातों से वांगजी को परेशान करने लगा। जहाँ धीरे धीरे वो ठीक हो रहा था और भी ज़्यादा वांगजी को टीज़ कर रहा था, लेकिन वांगजी कंटिन्यूसली उसे अपना स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था ताकि वो विंग को गर्म कर सके और विंग के टेम्परेचर को ठीक कर सके। विंग अभी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन वांगजी अभी भी उसे अपना स्पिरिचुअल एनर्जी दिए जा रहा था। तभी विंग वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, लान सान, अभी मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे प्लीज़ घर ले चलो। जो सुनते के साथ ही वांगजी विंग की तरफ देखता है और धीरे से बोल के विंग को अपनी बाहों में कैरी कर लेता है और उस बीचन की मदद से वहाँ से निकल जाता है और अपने कबीले की तरफ जाने लगता है, अपने लैंड क्लैन की तरफ जाने लगता है, अपने घर, अपने जिंगशी में जाने लगता है, अपनी ओमेगा के साथ एक सुंदर सी लाइफ शुरू करने के लिए, अपनी ओमेगा के साथ वो ज़िंदगी शुरू करने के लिए जिस ज़िंदगी के सपने वो दोनों बहुत अरसों से देखते आ रहे थे। सो है एवरीवन, फाइनली मैं अपने इस फैन फिक्शन विंग्स ऑफ इटर्निटी को कंप्लीट कर दिया है। आपको ये फैन फिक्शन जैसा भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फैन फिक्शन अगर अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहीं पे भी और कहीं पे भी जगह पे आपको कन्फ्यूजन रहा होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और मुझे बताना मत भूलना कि आपको इस फैन फिक्शन में किसके लिए सबसे ज़्यादा बुरा लगा, फेंचिंग के लिए, हाओपो के लिए, या फिर विंग और वांगजी के लिए जिन्होंने इतना सब कुछ देख लिया है। बताना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन के साथ। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। ओके, मिलता है नेक्स्ट फैन फिक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।